अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। हैप्पी ट्यूसडे टू एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल टिप्स पे। फाइनेंशियली हमें स्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपकी छोटी इनकम हो या आपके पास आप यहाँ बिज़नेस करते हो या आप जॉब कर रहे हो। बात सारी ये होती है कि अपने पैसे को, अपनी सेविंग, अपनी जो आपकी माली जो भी चीज़ें हैं, एक्सपेंसेस को आपने कैसे मैनेज करना है। आप जितनी भी आपकी इनकम है उसको आप कहाँ कहाँ सेव कर रहे हैं, कैसे सेव कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है, आसान बनाती है। आपने देखा होगा, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुन रहे होते हैं, जब आप एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो माँ बाप प्लान कर रहे होते हैं कि जी अब ये बच्चे की मैंने फीसेस का करना है, मैंने इतनी सेविंग करनी है कि बच्चा आगे जाके कुछ बन सके, इसकी पढ़ाई के लिए सेव करना। अब कुछ जगहों पे ऐसा होता है, ज़्यादातर तो पहले हम यही सुनते थे कि जी लड़की के लिए पैसे इसलिए जमा करो या उसके लिए सेविंग्स करो क्योंकि उसकी शादी करनी है। अब कुछ सिनारियो डिफरेंट हो गया है, लोगों के माइंडसेट डिफरेंट हो गए हैं। लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अब हम सेविंग करेंगे तो हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आएगा, हम अपने बच्चों के लिए कोई स्टेबिलिटी लेके आएंगे फाइनेंशियली। तो अपने पैसे को, अपनी इनकम्स को कैसे मैनेज करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसा कमाना ही एक आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है जब आप सही जगह अपने फंड्स को सिक्योर करें। ज़रूरी, अब देखें, जैसे मैं, अगर ये मेरी नौकरी है मेरी और उसके साथ में ओके कैमरा में मुझे समझ नहीं आती कि राइट लेफ़्ट, ये लेफ़्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने मेरी एक इनकम है, उसमें से पहले मुझे नहीं ख्याल आता था कि मैंने इसको सेव करना है। ज़ाहिर है, आप जब थोड़ा सा नया जॉब करने लगते हैं, आप स्कूल जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें क्या ही बच जाता होगा। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम स्कूल जॉब्स मैंने स्टार्ट की थी तो मेरे साथ जो टीचर्स होती थी, मैं उनको नोट करती थी कि वो थोड़े बहुत जो भी अपनी सैलरी में से एक चुप हिस्सा है, वो ज़रूर थोड़े से पैसे निकाल के कोई कमेटी डाल ली, कोई कुछ कर लिया, कुछ ना कुछ सेव करते थे। अब उस टाइम हमें ये समझ नहीं होती थी, हम सोचते थे नहीं यार, ये क्या ही 20,000 में हम सेव कर लेंगे और ये घर में काम आ जाएंगे और हम ये सब कर लेंगे। लेकिन एक सच्ची बात है कि वो सेविंग्स लोगों के काम आई। जैसे मैंने एक दफ़ा किसी को कहते हुए सुना कि आपकी छोटी मोटी जो भी आपकी सैलरी होती है उसमें से आप थोड़ा सा पोर्शन निकाल के जो है वो म्यूचुअल फंड्स में डाल दें। म्यूचुअल फंड्स हैं, सेविंग्स हैं, बहुत से स्टॉक्स होते हैं, लोग स्टॉक्स भी कर रहे होते हैं, स्टॉक्स में पैसे डाल रहे होते हैं। या म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जहां अपने पैसे सेव करने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे अब जो है वो कम कर दिया है, जो उसका म्यूचुअल फंड्स का जो आपको इंटरेस्ट आता था या उसका जो आपको प्रॉफिट आता था। म्यूचुअल फंड्स जो कि कन्वेंशनल नहीं, क्योंकि कन्वेंशनल भी हो गया है और इस्लामिक भी है, अब इन दोनों में डिबेट भी है। लेकिन जब हम बैंक्स में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जी ये एक कन्वेंशनल साइड है और ये एक इस्लामिक साइड है। तो आपने म्यूचुअल फंड्स में डाल लिया, आपने लाइफ इंश्योरेंस में डाल लिया, इस तरह आप अपने पैसे कहीं ना कहीं सेव कर लेते हैं। कमेटियाँ ख़वातीन के लिए ज़्यादा क्या होता है फ्रूटफुल कि वो कमेटियाँ डाल लेती हैं। मैं खुद बहुत सालों से कमेटी डाल रही हूँ और मुझे उस कमेटी का इसलिए फ़ायदा हुआ। पहले मैं सोचती थी क्या कमेटी वो हर महीने देना और फिर बंदा फंस ही जाता है, पर ऐसा बिल्कुल गलत है। मेरी अप्रोच गलत थी। जब मैंने कमेटियाँ डालना शुरू की तो मैंने ये नोट किया कि यार ये 10,000 तो हम वैसे भी जो है कहीं ना कहीं लगा ही देते हैं, जबकि मैं बहुत कंजूसी से पैसे निकालती हूँ। लगाने पे, खाने पीने पे कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं शॉपिंग वगैरह नहीं करती। अब वो थोड़ी सी सेविंग करते 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 वो मेरे लिए इतने फ़ायदेमंद हुई कि मैं आज आपको बताऊं कि अच्छी बात होती है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो और आप सबको बताओ कि उस पहली कमेटी से, जो मैंने पहली कमेटी डाली और मुझे लगा कि यार ये मैंने कमेटी तो डाल ली है, अभी मुझे हर मंथ देना है, तो मैं अपनी सेविंग में से थोड़ा सा वहाँ डाल देती थी। जैसे मैंने एक गल्ला होता था ना, हम छोटे होते थे तो हम उसमें मनी बॉक्स में डालते रहते थे पैसे। अब वो जो सेविंग, जब मेरी कमेटी निकली तो मैंने अपनी बच्ची का पहले साल का डॉर्म की फ़ीस दी। जब वो शिफ्ट हुई तो उसके डॉर्म की फ़ीस देनी थी और मुझे इतनी खुशी हुई कि यार ये मेरी कमेटी थी, मैंने सेव की, मुझे कमेटी मिली और मैंने डॉर्म की फ़ीस दी। उसके बाद से फिर हमने बार बार कमेटियाँ ऐसे ही डालना शुरू की। उसका ये फ़ायदा हुआ कि एक सेमेस्टर दे दिया, तो इससे हेल्प आपकी हो जाती है। एक कमेटी डालना, एक
बहुत ही ज़बरदस्त मुझे अब फील होता है कि ख़वातीन जो कमेटियाँ डालती हैं, एक तो फ़ायदा ये होता है कि किट्टी पार्टीज़ होने लग जाती हैं, आपस में बैठना, अपने कपड़े दिखाना, अच्छा डबल ख़र्चा। मैं साइलेंट कमेटी में हूँ, मैं साइलेंट कंटेस्टेंट हूँ, मैं बिल्कुल कमेटीज़ में जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसके लिए फिर कपड़े भी बनाओ, फैशन भी करो, ये भी करो, टाइम भी निकालो, डिनर्स भी करो, लंच भी करो, ये नहीं हम मेरे से होता। लेकिन ख़वातीन करती हैं, एक उनका मिलने का ज़रिया होता है, एक अच्छा हैंग आउट हो जाता है, आप सब मिल के साथ बैठते हैं। इसी तरह बैंक में फिर मैंने कोशिश की कि जब मैंने देखा कि मेरी थोड़ी बहुत सैलरी आना शुरू होती है और उसमें से मैं सेव कर सकती हूँ, तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको म्यूचुअल फंड्स में यूज़ करूँ। म्यूचुअल फंड्स में डालना शुरू किया, बट वही अगेन कि क्योंकि उसका कम हो गया वह रेट कम हो गया। अच्छा, फिर गोल्ड अगर लोग लेते हैं, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे आए, आपने गोल्ड ले लिया, क्योंकि अब गोल्ड भी बहुत महंगा हो गया, लेकिन जिन लोगों के है इतनी सैलरी या इतना वो कमाते हैं कि आप गोल्ड में सेव करें, बट देन अगेन आपको हर चीज़ उसमें सोचनी पड़ती है कि अगर आपने गोल्ड लिया तो आपने उसकी ज़कात देनी है। तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरट्वाइन हैं, कि आपको ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो अपनी सेविंग्स को, अपने पैसे को आप कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे सेव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी पे बात करेंगे। आई एम श्योर बहुत सी ख़वातीन हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों में बैठ के ये देखेंगे कि जी अगर मेरे पास इतनी इनकम आ रही है तो मैं इसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ। एक बच्चा है, छोटी सी जॉब करता है, एक नई जॉब स्टार्ट की है उसने अपने मास्टर्स के बाद या अपने इंटर के बाद, जो स्कूल जॉब्स करें, उसके लिए भी आइडियाज़ हैं कि अगर आपकी 50,000 पे है एक स्कूल में, लेट्स सपोज, तो उसमें से आप कितने पैसे निकाल के सेव कर सकते हो। ठीक है, आपके घर के खर्चे होंगे, आपने वो निकाल लिया, अपनी अम्मी को दे दिया या अपने घर में लगा लिया, लेकिन उसमें से अगर 2,000 5,000 आप कहीं सेव करे हो तो वो आपके लिए आगे जाके बहुत काम आ सकता है। इन सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे कि फाइनेंशियली अपने आप को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, कहाँ अपने पैसे डालने चाहिए, किन फंड्स में डालने चाहिए, किन में नहीं डालने चाहिए। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक विद आवर गेस्ट। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल टिप्स, अपनी माली स्टेबिलिटी पे बात करेंगे कि आप अपने आप को फाइनेंशियली कैसे स्टेबल कर सकते हैं। एज आई सेड कि इट्स नॉट जस्ट दैट यू कीप मेकिंग मनी एंड यू मिंटिंग मनी, बट यू डोंट नो हाउ टू इन्वेस्ट। आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है, आपके लिए क्या फ्रूटफुल हो सकता है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मुनीज़ा उस्मान बट, शी इज़ अ पार्टनर KPMG। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक्स फॉर कमिंग मुनीज़ा, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं माहीन महमूद, शी इज़ अ स्पीकर, सोशल एक्टिविस्ट and she's working as a digital marketing. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you doing? I'm good. How are you? I'm good. And then we have हमारे शो पे काफ़ी दफ़ा आते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं एंड जब भी आते हैं बहुत ही ज़्यादा एक वो जो है मज़े की कोई अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। मुस्तफ़ा मिर्चावाला, CEO ऑफ मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। थैंक यू। क्या हाल है आपका? एक्सेलेंट। अच्छा जी, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं फाइनेंशियल टिप्स पे और फाइनेंशियली हम अपने आप को कैसे जो है वो स्टेबल कर सकते हैं। मुनीज़ा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली जब आप जॉब स्टार्ट करते होगे तो व्हाट वाज योर थॉट कि मैंने जॉब स्टार्ट की है तो मैंने कैसे अपनी सेविंग्स को यूज़ करना है? अच्छा आमना, यू नो आई एम फ्रॉम द CA बैकग्राउंड एक्चुअली, और CA के अंदर आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है बिकॉज यू नो यू आर वर्किंग एज वेल एज स्टडिंग। जी। तो आपको एक स्टाइपेंड मिलता है, तो उस वक्त यू आर सो यंग, यू नो लाइक 18 19 एंड यू गेटिंग ए स्टाइपेंड, तो आपको नहीं पता होता कहाँ खर्च करने, मगर नेचुरली पैसे आते हुए तो बड़े अच्छे लगते हैं। किसको बुरे लगते हैं पैसे? अच्छा, वो वाला तो नहीं था बस पैसे आए और खर्च दो? एग्जैक्टली यही हो रहा था शुरू में। हाँ, वो दोस्त यारों में ही आई थी, उनको ट्रीट करने में और यू नो खाने पीने ओढ़ने इधर उधर निकल जाते थे कि आपको रियलाइज नहीं होता था कि आपको इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। तो क्या कहते हैं, शुरू में तो नेचुरली आपको इतना नहीं पता बिकॉज यू आर यंग ऑल्सो, तो आपको इतना पैसे का वो होता भी नहीं होती, लाइक यू नो कदर और लाइक यू नो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, क्या करना है। बट आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक एज यू ग्रो अप तो यू हैव टू रियलाइज कि आपको यू नो सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, बिल्कुल। तो सेविंग आपने करनी है, फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपने इस पैसे को मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल, और कैसे आपने वो करना है, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। बिल्कुल। माहीन,
व्हाट वाज योर स्टांस, क्या करना है? अच्छा, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई स्टार्टेड एज अ ट्रेनी। तो अच्छा। उस टाइम जो मेरी सैलरी होती थी, मैं तब से ये करती थी कि मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट सेव करना है, बेशक वो 10% या 15% ऑफ माय सैलरी हो। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि बाकी वो खर्च करने होते थे, ये ख़रीद लिया, वो ख़रीद लिया। बट आप बड़ी समझदार थी। मैं अभी यही बात, हम जो उन्होंने कहा वही मैंने अभी सुबह में कहा कि हमें ये होता था बस उड़ाने कैसे हैं। नहीं, लेकिन ये था कि मैं, हाँ ऐसा था कि मैं जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं की थी तब से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज आई वांटेड टू वर्क, आई वाज वेरी हंग्री। तो आई हैड दैट थिंग इन माय माइंड कि चलो इतना अमाउंट सेव करना है और इतना खर्च करना है सिंस द स्टार्टिंग। सही, ठीक है जी। मुस्तफ़ा? अच्छा, मेरा अपना, अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ ना, तो मैं डे 1 से टीचिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है। और टीचिंग में मैं ऑनेस्टली ये कहूँगा कि क्विक मनी बनता है, यानी बहुत बहुत क्विक मनी बनता है। यानी आपको कई बार तो एक चीज मुझ में भी, और जो भाई है मेरे सुभान भाई, हम दोनों ने एक चीज को, हमारे पूरा ग्रुप था, तो उसमें कुछ लोग इतने शाखर्च थे कि उनके पास पैसा आता था ना, वो तो यानी एक्सट्रीम अय्याशी करते थे। हाँ, खुला हाथ जिसे कहते हैं, हाथ में छेद है जैसे, इतना खर्च कर देते थे, पार्टीज ये वो। लेकिन मुझे याद है हम दोनों भाई डे 1 से, हम लोग मेमन भी हैं। अच्छा, देयर यू गो। तो हम लोग डे 1 से हमने बहुत सेविंग करते हैं, और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमने सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टीज बनाई। आपको good. सबसे पहले अपने रेंट से हटना है। अगर इफ यू आर लिविंग ऑन अ रेंट हाउस, ये कहते हैं फिक्स कॉस्ट आपको किल कर देती है। यानी अभी आपने कोविड देखा ना रिसेंटली, कोविड में वो बिजनेस इजीली सरवाइव कर गए जिनकी फिक्स कॉस्ट कम थी, और जिनकी फिक्स कॉस्ट हाई थी वो यूं करके तबाह हो गए। तो आपने किसी भी तरह अपने आपको रेंट से हटाना है, अपनी प्रॉपर्टीज बनानी है, ताकि आपके पास एक पैसिव इनकम भी क्रिएट हो जाए, बिल्कुल, ताकि आप डिपेंडेंट ना हो। अच्छा, इसका एक फायदा ये भी होता है, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव इनकम होती है ना, तो आप कभी ब्लैकमेल नहीं होते, आप अपने एम्प्लॉयर से ब्लैकमेल नहीं होते। बिल्कुल सही, ये बहुत पॉइंट है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि तुम्हें आज शॉर्ट टर्म में तुम्हें दिल चाह रहा है कि तुम इतना स्पेंड कर दो, लेकिन अगर तुम्हारी बेस स्ट्रांग हो जाए ना, तो फिर हर बंदा तुम पे डिपेंडेंट होगा, तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपने बात की। लेकिन आपने जो प्रॉपर्टीज की बात की ना, मैं अब कुछ लेटली देख रही हूँ कि लोग प्रॉपर्टीज लेके भी पछता रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही, ना कोई ख़रीदने वाला है, ना ज़मीन पे आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उस पर कुछ बना सकें, प्लॉट्स जो हैं लोगों के फंस गए हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो डिपेंड करता है क्या। अब देखें, जब आप एक बार इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं ना, तो आप देखें उस पैसे की आपको ज़रूरत कब पड़ सकती है। सही, जैसे आपने शायद म्यूचुअल फंड का भी आप स्टार्टिंग प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बोल रही थी, तो अगर आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसा है ना, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में रखें जो फिक्स इनकम वाले फंड है, ताकि आप एक क्लिक करें और वो आप रियलाइज कर लें। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म आप वेट कर सकते हैं, तो फिर आप प्रॉपर्टी मार्केट में भी जा सकते हैं, और आप इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं। मैंने स्टॉक का भी कहा कि स्टॉक में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। देयर आर डिफरेंट थिंग्स। इंस्टॉलमेंट स्कीम्स भी निकलती हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे ले लें, जैसे बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, उसमें तो आप इंस्टॉलमेंट्स में जो सेव कर रहे हैं आप उसके अंदर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी ऐसे भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज वरना तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे आपको चाहिए होती है सेविंग। अच्छा मुनीज़ा, जैसे मैंने एक ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आदमी को तो पता होता है ना कि मैंने कहाँ पैसे लगाने, आदमी तो बताते भी नहीं है ना कहाँ पैसे लगाए हुए, किसको उधार दिए हुए, कुछ किया हुआ। अब ख़वातीन के पास जो बजट है उसी में उन्होंने करना है। अगर इफ़ आई एम अ वर्किंग लेडी एंड यूर अ वर्किंग लेडी एंड शी इज़ अ वर्किंग लेडी, सो हमें पता है कि हमने बाहर से भी अपने जनरेट जो करने हैं पैसे, वो हमने कहाँ करने हैं। बहुत टाइम के बाद समझ आई, लेकिन आ गई। बट जो ख़वातीन घर पे हैं, कमेटी, मैंने एक बात की कि कमेटी डालना, आपको क्या लगता है कि कमेटी कितना फ्रूटफुल रहता है? अच्छा देखिए, अगर कमेटी का आप पर्पस देखें तो उस हिसाब से चलना चाहिए। बट अदरवाइज क्या होता है, कमेटी आपने की, जब आप होस्ट करते हो मीटअप तो आपको लेने के देने ही पड़ जाते हैं। यही तो मैंने कहा कि उल्टा ही पड़ जाता है। बिल्कुल, लेने के देने पड़ जाते हैं, साइलेंट हो जाए। तो एक पर्पस होता है। कुछ लोग कमेटी डालते हैं सोशल इंटरेक्शन के लिए, कि लोगों से मुलाकात हो, नेटवर्किंग हो। कुछ लोग डालते हैं सेविंग्स के लिए। जो साइलेंट कमेटीज होती है ना, दे आई थिंक मच बेटर, बिकॉज़ देन यू कैन सेव इन दैट। बट जो आप नेटवर्किंग के लिए डालते हैं, तो वो तो आई थिंक आपका एक्स्ट्रा ही खर्चा हो जाता है, और एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो नेटवर्किंग का चक्कर ये है कि उसमें ये होता है कि फिर उसमें एक टेंशन ये ना, कपड़े, ज्वेलरी, बैग्स, ये सब खर्चा बढ़ जाता है। फिर आपने जिस वेन्यू पे करना है, उधर जिसकी कमेटी निकल रही है, मैंने तो अपने आप को इससे बिल्कुल ही बचाया हुआ है। बस मैं साइलेंट हूँ और मैं कहती हूँ कमेटी डल जाए। ये एक आपने एक एंगल बताया मुस्तफा। आप इसमें एक बड़ा खतरनाक एंगल है, और वैसे आप लोग, मैं आई एम श्योर आप लोग इसको प्रोटेक्ट करते होंगे, कि आपने ये भी देखना है, मेक श्योर करना है जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं कि नहीं। बार ऐसा होता है लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं। एब्सोल्युटली। अगर आपने किसी को पहले दे दिया, उसका किसी का नंबर फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, और बाद में वो डिफॉल्ट हो गया, तो ये भी रिस्क है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल जी। मैंने जो है
मैंने अपने स्टार्ट में जो है कमेटी डालना स्टार्ट की थी, तो उसमें मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा था। हाँ, और मुझे 1-2 बार इस तरह का फ्रॉड। क्या बैड एक्सपीरियंस था? मतलब मुझे पैसे नहीं दिए, जिसने कमेटी डाली थी उसने आधे पैसे दिए, आधे नहीं दिए। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब कमेटी नहीं डालनी, आई विल सेव बाय माय। मैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कमेटी का, और मैं वो वाला कैंडिडेट हूँ जो सेकंड को कमेटी पहुंचा देता है। जब मेरी कमेटी अभी निकलनी थी तो मैं 15 तक वेट कर रही थी, 20th हो गई, और मैंने जिनसे साथ कमेटी डाली वो मेरी फैमिली में ही है। उनको मैंने कहा मुझे ये बता दें कि हमारी कमेटी कब मिलेगी। उन्होंने कहा बस सामना ये तुम ही हो जो जल्दी भेज देते हो, बाकी तो बहुत लेट है, बहुत लेट भेजते हैं। यही चीज़ ना कि यहाँ पर लोग कमिटेड नहीं है, लोग कमिटेड नहीं देते हैं, बस टाइम पे पैसे ले लेते हैं लेकिन देते। बट कमेटी का ओवरऑल मुझे लगता है फायदा है। मुझसे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है। अगर मैं फाइनेंशियल के पॉइंट से बात करूं ना, फाइनेंशियल लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो स्टार्टिंग में अगर आपको निकलती है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारे एंड वाले होते हैं वो इतना नहीं कमा पाते। अच्छा, बैंकिंग की तरफ अगर हम आ जाते हैं, बैंक्स में अपना, आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड्स या फिर बहुत सी स्कीम्स निकलती हैं, Do you believe in that? Yes, I think it's a very good investment option. But आपको वो सिर्फ टैक्सेशन का एस्पेक्ट देखना चाहिए, बिकॉज अभी आई थिंक टैक्स रूल्स जो है ना वो अमेंड करते रहते हैं, और अब रेट भी कम आ रहा है, वो टैक्स रेट्स बढ़े हैं, प्रॉफिट रेट्स कम हो रहे हैं, तो वो आपको जरा मैनेज करना पड़ता है। अदरवाइज आई थिंक म्यूचुअल फंड्स, टर्म डिपॉजिट रिसीव्स एंड ऑल दीज आर गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर पीपल टू। टर्म डिपॉजिट रिसीव मुझे नहीं पता, वो TDR, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, 3 months, 6 months, 1 year, इस तरह से ना। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि पीपल शुड नो। उसमें ऐसे होता है कि आप एक अमाउंट ले लें और आप एक फिक्स टेन्योर के लिए बैंक के साथ रखवा दें, तो आपको एक ना इंटरेस्ट रेट, लाइक प्रॉफिट रेट, अगर आप इस्लामिक बैंक में रखवा रहे हो तो नेचुरली उसको प्रॉफिट रेट कहते हैं। क्योंकि अब तो कन्वेंशनल अलग है, इस्लामिक अलग है, थैंकफुली इस्लामिक आ गया है, बट उसमें भी मैं बार बार कहती हूँ कि बड़ी डिबेट है, उसको बड़ा मैं पूछ के करती हूँ कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। बट आई फील कि अगर किसी शरिया एडवाइजर ने उनको कह दिया कि इस्लामिक है, तो नेचुरली उनकी नॉलेज ज़्यादा है, और उन्होंने अगर इसको सर्टिफाई कर दिया कि दिस इज एन इस्लामिक मोड ऑफ लाइक। बट यू थिंक कि इसमें एक और एंगल भी है कि विच बैंक यू आर गोइंग टू, कौन सा बैंक है जो आपको लगता है कि ये वाला बैंक जो है हमें सही बता रहा है, ये भी हमें पिक एंड चूज करना पड़ता है कि हम किस बैंक को ट्रस्ट करें। ऐसा है कि नहीं? उसकी क्रेडिट रेटिंग आपको देखनी होगी। एक्सपेक्ट करूंगा जो उन्होंने TDR एक्सप्लेन किया ना, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा देखिए, एक उसूल याद ना इन्वेस्टमेंट का, वो ये है कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर मैं अपने पैसे करंट अकाउंट में रखता हूं तो मैं एक क्लिक करूंगा, अगर 1 अरब रुपए भी है वो उसने नेक्स्ट डे मुझे वापस करने, तो अब ये हाईली लिक्विड है, लेकिन अब बैंक आगे यूज नहीं कर सकती तो आपको रिटर्न नहीं देगी, नहीं देगा। और अगर आपने ऐसा उनको ब्लॉक कर दी जो इन्होंने TDR, तो फिर उसमें रिटर्न रेट बढ़ जाता है। तो अब ये इसमें आपको चूज करना होता है कि आपको अपने लिक्विडिटी कितनी रखनी है और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रखनी है, तो इसका बैलेंस भी बहुत जरूरी है। हाँ मुस्तफा, लेकिन मैं चाहूँगी कि अभी तो हमने बड़ी टेक्निकल बातें की जो आधे लोगों को समझ भी नहीं आई होंगी। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ही बताएं कि अपनी फाइनेंसेस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर एक बंदा, लेट्स सपोज उसकी 100,000 सैलरी है, उसने उसमें किस तरह बचत करनी है, कैसे यूज़ करना है, ये मुझे बताएं। देखें, एक चीज़ बहुत अहम है कि लोग ये करते हैं, दुनिया भर के लोगों की रूटीन ये होती है कि जो आपकी सैलरी होती है ना, उसमें से एक्सपेंसेस लेस करके फिर सेविंग निकालते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, मैंने इस पे कुछ शोज भी किए हैं कि आप सैलरी में से पहले सेविंग लेस करके फिर एक्सपेंसेस करें। नहीं, सेविंग को आपने मस्ट करना है, क्योंकि अगर आपने सेविंग की है तो आप अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं, वो पब्लिक के लिए बहुत अहम है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और मैं आपको उसका रियल किस्सा सुनाता हूँ, 2012 का है। 2012 में मेरा एक फ्रेंड है जो इन्वेस्टमेंट बहुत डीप करता है, उसके चौकीदार की सैलरी थी 15,000 रुपए। वो उस 15,000 में से उसने बोला कि भाई मैं तुम्हें 2,000 रुपए मैं तुम्हारे हर महीने निकाल दूंगा, जो एक हमारे बैंक्स और हमारी हर जगह, और वो 2,000 रुपए निकाल के वो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी वाले जो स्टॉक मार्केट वाले म्यूचुअल फंड में 2,000 इन्वेस्ट करना शुरू करे। लेकिन उस बेचारे गरीब आदमी का लक ऐसा था कि जब उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो मार्केट गिरी हुई थी, उसने यानी सही टाइम पे इन्वेस्ट किया, और एक्यूमुलेट करते करते 2016 तक 4 साल में हर महीने 2,000 इन्वेस्ट किए। जब मार्केट पीक पे थी, जब स्टॉक मार्केट, तो जब उसने विड्रॉ किया ना, तो उस गरीब आदमी को 8 लाख रुपए मिले। देखें, आप सोचें, उसकी बच्ची की शादी हो गई, यानी बहुत अच्छी तरह। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हैं या आपके कोई भी आपके डोमेस्टिक स्टाफ है, उनको भी ये नॉलेज दें कि भाई उसमें से एक होता था ना, हमारा मनी बॉक्स होता था, हमें सिखाया जाता था शुरू से कि अच्छा उसमें थोड़े से पैसे डाल दो सेविंग के लिए। सोचे कि उसी टाइम पे हमें ये थॉट दी जाती थी कि सेविंग भी करनी है, उड़ाना नहीं है ऐसे पैसा। लोग देखें, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर उड़ाएं, लेकिन उसमें सेविंग। अब सेविंग का आप एज अ स्पीकर फाइनेंशियली लोगों को क्या टिप्स देती हैं?
सबसे पहले अगर आपकी फॉर एग्जांपल 100,000 सैलरी है तो उसमें से आपको बजट बनाना चाहिए। इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ और अ वर्किंग लेडी तो आप सबसे पहले बजट बनाओ कि आपका क्या बजट है। उसके बाद आप अपना एक परसेंटेज जो है वो फिक्स सेव करो और उस बजट के ऊपर ही चलो और एक्स्ट्रा जो है एक्सपेंसेस उस टाइम ना करो, वरना ये होता है औरतों का, तो ये होता है ये खरीद लो वो खरीद लो, ये बैग ले लिया। सो फर्स्ट बजट एंड देन वर्क ऑन इट। हाँ, वो बैग तो बहुत दूर की बात है, जिसकी 100,000 सैलरी होगी वो बैग तो बहुत ही मुश्किल से खरीदेगी। मतलब चलो दराज से बहुत बैग्स वो दराज से भी खरीदना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसको बजटिंग करनी। हाँ, अगर वो सिर्फ होल सोल उसी के ऊपर है और वो उसकी एक अलग सैलरी है तो वो कर सकती है, लेकिन अगर उसको पिच इन करना है तो उसको समझ के करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में अगर 2 लोग हस्बैंड एंड वाइफ कमा रहे हैं तो आप दोनों मिलके बैठें और कोशिश करें कि आप बताएं एक दूसरे को कि अच्छा हम यहाँ सेविंग कर सकते हैं और दोनों मिल के करते हैं। व्हाट डू यू डू विद दैट? लाइक आपके तो अभी हस्बैंड भी यहाँ आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यू नो व्हाट आई फील दैट इफ अ वुमन इज वर्किंग इट डजंट मीन कि लाइक यू नो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी फाइनेंशियल आ जाती है। आई फील इट इज मेनली द हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही रोल्स होते हैं। तो आई कीप टेलिंग माई हस्बैंड व्हाट यू अर्न इज आवर्स एंड व्हाट आई अर्न इज माइन। बट आई डोंट थिंक सो कि मुनीजा आप कभी ऐसा टाइम आता होगा कि इफ ही नीड्स समथिंग ऑफ कोर्स और योर किड्स नीड something. We're a team exactly actually. As a team, I think हमें काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिंसियरली अगर दूसरे देखिए बच्चे ही आपका एक एसेट है ना, जिसके लिए आपने ये करना है, तो आपने मिलके आपने जो बात की, ठीक है उनका पैसा उनका, बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ऐसा हो तो एक दूसरे को आप हेल्प आउट कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों को एक दूसरे से बात करना और अपनी सेविंग्स को कैसे लेके चलना है वो ज़रूरी है। ऑफ कोर्स बिकॉज एज आई सेड वी आर अ टीम एट द एंड ऑफ द डे, और म्यूचुअल इंटरेस्ट हमारा बच्चे ही होते हैं, तो एक्चुअली उनके लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई आ रही होती है, नेचुरली माय हस्बैंड एंड आई कंसल्ट ईच अदर एंड देन यू नो वी कंट्रीब्यूट, लाइक यू नो इट डिपेंड्स हाउ मच ही इज कंट्रीब्यूटिंग, हाउ मच आई एम कंट्रीब्यूटिंग, बट द टाइटल इज ऑलवेज लाइक वेरी क्लियर, यू नो that is something I think which everybody needs to keep in mind. Yes, yes. That you do contribute, you do have collective savings, but it should be like, you know, the title should be very clear and like, you know. आप मुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, कॉस्ट कटिंग टॉप पे होनी चाहिए। यानी जो ये तो मुझे फैमिली से सीखने को मिली है, कॉस्ट कटिंग इज मस्ट। यानी कई बार ऐसा होता है कि ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली अगेन। बिल्कुल। तो अगर आपकी इतनी इनकम नहीं है तो आप बच्चों की जब स्कूल चूज करने जा रहे हैं तो उस टाइम भी आप देख सकते हैं कि कुछ मिड लेवल के स्कूल्स भी हैं और वो भी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। आपको फिर स्टेटस सिंबल की तरफ नहीं जाना कि भाई मेरा बच्चा इधर जा रहा है तो मैं ये स्टेटस सिंबल है, अब आपको इससे हटता है। इसी तरह आपको बड़े ब्रांड्स में नहीं जाना है, कॉपी पे चले जाओ, कुछ नहीं होता, नहीं किसी तरह आपने गुजारा करना है। और सेम इज द केस विद द बिजनेस। आप देखिए मैं खुद भी एक इदारा रन करता हूँ ना, तो मुझे याद है जब हमारा इदारा ग्रोइंग स्टेज पे था, हम 2 एडमिन स्टाफ पे पूरा इदारा चलाते थे। आज वही 50-60 एम्प्लॉइज पे चल रहा है। तो आपने कितनी जगह कटिंग करनी होती है कि भाई आप ऑलराउंडर हायर करते हो, आप कहते हो तुमने ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, इस तरह खुद एंटरप्रेन्योर भी इन्वॉल्व हो जाता है काम करने में, कितनी एक्टिविटीज। चलिए, ये तो फाइनेंशियल टिप्स हम ले ही रहे हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग भी करते हो, जनरेट करना इस मार्केट में कितना आसान है और क्या कर सकते हैं? अगर आप फॉर एग्जांपल यूएस क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो या फिर किसी और क्लाइंट्स के लिए, सो यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बट यू नीड टू गैदर गुड क्लाइंट्स फॉर दैट। उसके लिए आपको अपनी रिसर्च करनी होती है। और इवन यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं जो घर पे हैं, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एंड दे आर लाइक लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। तो आई मस्ट से कि इंटरनेट ने इतनी ज़िंदगी आसान एग्जैक्टली, इफ यू कांट स्टेप आउट ऑफ द हाउस यू कैन डू एग्जैक्टली। इवन यहाँ पर घर पे बैठे बैठे आप कॉल सेंटर्स में काम कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लाइक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। एक्सप्लोर करना, मतलब हम हर टाइम इंस्टा पे रील्स देख देख के वो टाइम जो ज़ाया है वो बहुत टाइम ज़ाया है। सही बात। तो वही चीज़ हम, चलो वही इंस्टा यूज़ करें, लेकिन हम वहाँ पे सही पेजेस को फॉलो करके उनसे फाइनेंशियल लर्निंग, उनसे बिजनेस लर्निंग कि किस तरह अपने आप को बेटर कर सकते हैं, तो वी कैन लर्न एंड वी कैन मेक इट बेटर। कंस्ट्रक्टिव काम अगर आप कर रहे हो किसी भी सोशल मीडिया पे बैठ के, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही है ना कि आप कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो। अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हर खातून को थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम अपना करना चाहिए। अब क्योंकि हमारा जो एजुकेशन लिटरेसी रेशो है वो बढ़ गया हुआ है, तो अब हर लड़की घर में बैठ के काम करे। मुझे समझ में नहीं आता वो लड़कियां जो डिग्रीज लेती हैं, इतना इतना पढ़ती हैं, और फिर जब वो उनकी ऐसी जगह कहीं शादी होती है तो कहा जाता है कि जी तुम काम नहीं करोगी।
या तुम घर से नहीं निकलोगी, मतलब मुझे ये मेरे लिए बहुत कॉम्प्रीहेंड करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक जाती है, बिल्कुल ये जाती है, बिकॉज आपने इतनी मेहनत करके पढ़ा होता है, क्वालिफाई किया हुआ होता है, और फिर आपको कह दिया जाए आप काम नहीं कर सकते, तो आई थिंक इट्स किलिंग टैलेंट एंड किलिंग एग्जैक्टली। एंड देन आप फाइनेंसेस भी देखो ना, बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब आई नो समबडी, दिस गर्ल शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स एंड द हस्बैंड सेड यू कांट वर्क। नाउ इमेजिन ही इज नॉट इवन प्रोवाइडिंग हर एनीथिंग, वो भी नहीं कर रहा, तो फिर वो कहीं जाके तो वो ब्रेक होगी ना कि भाई मुझे तुम दे भी नहीं रहे, तो उसके टैलेंट को तो आप किल ना करो ना, उसको तो सप्रेस ना करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेविंग होगी और कुछ भी नहीं होगा, कि एक अच्छी सेविंग हो सकती है। सामने पता है अब तो लाइक women make 50% of the population, so it cannot be that they don't work, you know, they have to participate in the economy and the economic development and all. इसके लिए ये है कि women should take a stance for themselves as well। यहाँ पर औरतें बोलती नहीं है अपने लिए। First of all they need to talk about themselves, they need to raise a voice, फिर उसके बाद ही आप सेकंड स्टेप लोगे अपॉर्चुनिटीज की तरफ। आपको पता है सऊदीया में जो आपने रेवोल्यूशन देखा है ना, उसकी मेजर रीजन थी 2010 से पहले उन्होंने अपनी लेडीज को पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने बाहर भेजा, अब्रॉड भेजा, और इतनी स्कॉलरशिप दी कि एक लड़की अगर बाहर जाना चाहती तो अपने हस्बैंड को भी ले जाए, जहाँ उसके भी हम एक्सपेंसेस, और उसका रिटर्न ये आया कि अब मैं वहाँ के एम्प्लॉयर से, मैं तो रूटीन इन टच हूँ रियाद वगैरह में, वो कहते हैं लड़कियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बोला हमारी यानी इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया, हमारा आउटपुट ही चेंज हो गया। यार आप कहीं ना जाएं, कहीं दूर नहीं जाते, आप हुंजा को ले लें, लिटरेसी रेट देखा है आपने वहाँ, हर बच्ची पढ़ी लिखी है, वो पढ़ाते हैं अपनी बच्चियों को। उधर लड़कियों ने अपने बिजनेसेस खोले हैं। व्हेन यू गो देयर आप देखते हो कि वहाँ हर बंदा, मैं एक क्लिप देख रही थी थोड़े दिन पहले कि कुछ फॉरेनर्स, आपको पता है बहुत ज़्यादा वहाँ पे टूरिज्म बढ़ गया हुआ है और फॉरेनर्स बहुत जा रहे हैं, हर बच्ची वहाँ ऐसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रही थी एंड दे वर मैनेजिंग इट सो वेल कि वो अपना एक छोटा सा स्टॉल खोला हुआ है, वहाँ कुछ काम कर रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं कि लिटरेसी आपके लिए सबसे पहले तो आप अपनी एजुकेशन को अपना की वेपन बनाए, यही आपके पास सब कुछ है। इवन मैं आपको बात बताऊं, ये जो चैरिटी इस वक्त कराची में हर जगह हो रही है ना, मैं हाथ जोड़ के इनको बोलता हूँ भाई एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट करो। बिल्कुल सही। फूड की तरफ इतनी ज्यादा डाइवर्जन नहीं, यानी एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल लेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल टिप्स और फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट दैट कि आप पैसे कमाएं, पैसे को सही तरीके से मैनेज करना और इन्वेस्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो केस मुनीज़ा के हस्बैंड भी हैं, उस्मान बट लेवल अप पीपल लर्न CEO लेवल अप पीपल लर्निंग सॉल्यूशंस विद 27 years of corporate experience in banking, education, corporate training and मुंह पे नहीं आ रहा। कैसे हैं उस्मान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। So happy to be at your show finally. Yes, finally। आपकी बेगम तो आती रहती हैं, आप बुलाते नहीं। हाँ नहीं, अब आज आप हमने बुला लिया है। अच्छा पहले तो मुझे बताएं कि दोनों घर में जब इतने जैकपॉट्स काम कर रहे हो साथ, तो कितना मुश्किल होता है वहाँ? फाइनेंसेस का क्या होता है? जब हमारी शादी हुई थी, आई थिंक हो सकता है उन्होंने पहले बता दिया हो। नहीं, इन्होंने नहीं बताया। तो इनकी अपनी एक फिलॉसफी है कि भाई मेरी इनकम भी मेरी है और तुम्हारी इनकम भी मेरी है। हाँ, वो तो इन्होंने अभी बताया। बिल्कुल, चित भी मेरी और चित भी मेरी और पट भी मेरी। तो एनीवे आपका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट्स द नीड ऑफ द आवर। मेरे हिसाब से कि नहीं, मेरा ज़ाती व्यू है कि दे शुड बी अ ड्यूअल इनकम, बोथ कपल शुड बी वर्किंग टुगेदर जी, और चाहे वो एक कंज्यूम करे और एक सेव करे या म्यूचुअली करें, दे शुड बी सम फार्मूला जिस पे आप चल रहे हैं। और देखें दोनों एक ही गाड़ी के पहिए होते हैं, पार्टनरशिप है बेसिकली। इफ दे आर ऑन द सेम पेज तो इन द लॉन्ग रन आपके बच्चे और आपका घर प्रॉस्पर करता है। लेकिन अगर दोनों घर में इतने एजुकेटेड हों तो ये नहीं होता कि मुझे ज़्यादा पता है या तुम्हें ज़्यादा पता है? वो तो इनको ज़्यादा पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, आप सही ट्रैक पे हैं उस्मान।
आप उस्मान भाई बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं, जो बेगम ने कह दिया वही सब कुछ सही। अच्छा, क्योंकि हम बैंकिंग पे बात कर रहे हैं और बैंक्स में हमें जैसे फंड्स होते हैं और बहुत चीज़ें होती हैं, और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, स्टेबल होना, जो मैंने शुरू में भी कहा, इट्स जस्ट नॉट दैट यू मिंटिंग मनी, यू मेकिंग मनी, बट आपको ये नहीं पता कि आपने उसको कहाँ जाके इन्वेस्ट करना है। एज बैंकिंग, आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस भी है, कौन सी ऐसी मेन चीज़ें हैं जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स हैं या आपके लाइफ इंश्योरेंसेस हैं या क्या चीज़? देखिए, आपको यू हैव टू मेक अ पोर्टफोलियो। कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। जी बिल्कुल। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मैंने बैंक इंश्योरेंस भी ली जिसमें बच्चों के एजुकेशन प्लान्स थे जी, आराम से 15 साल के, जो मुझे जब लम्स में मैंने बच्चे को डाला तो उसमें हेल्प आउट भी किया उसने। मैंने फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट किया है, मैंने नेशनल सेविंग सेंटर में भी इन्वेस्ट किया है, हमने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया है। आपका अल्लाह भला करे। मेरे फादर की जो स्कूल ऑफ थॉट है कि ज़मीन सोना देती है हमेशा। बिल्कुल। तो एक ज़मीन जो आपने लेट से 2002 में लेट से 5 लाख की ख़रीदी है और वो 2025 में आपकी लेट से 2 करोड़ की हो गई, लेकिन वो बिक भी तो नहीं रही है अब। वो है सोना दे रही है, रोना भी दे रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई और एसेट में इतनी एप्रिसिएशन नहीं होती। एक गोल्ड है या फिर ये जी, जितना आप गोल्ड एंड सिल्वर भी, हमने सिल्वर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल। तो आप अच्छी आई वुड से अच्छी स्कीम्स, ट्रस्टेबल रिलायबल स्कीम में इन्वेस्ट करें, जहां अगर आपको इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है तो वो एसेट आपका बड़ा ज़मीन आपको जैसे उस्मान ने कहा ना, आई थिंक आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है अपना पोर्टफोलियो, बस जो रिस्क के साथ रिवॉर्ड आता है, जितनी रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। स्टॉक मार्केट इज रिस्की। आप लोग ज़्यादा ना बताएं, आपने वापस भी जाना है, पता चले रास्ते में आपको रोक लें। यहाँ मैं एक चीज़ अच्छा, मैं एक आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आप वहीं से कंटिन्यू करें। क्या ये ज़रूरी है कि जैसे उन्होंने बहुत सी चीज़ों में इन्वेस्ट किया, बहुत से सुनने वाले समझ होंगे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बड़ा कमा लिया होगा, क्या आपके पास बहुत ज़्यादा इनकम होनी चाहिए, आप छोटा छोटा अमाउंट भी डाल सकते हैं? ऑब्वियसली अगर जिन चीज़ों का इन्होंने बोला है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है, आप 50,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं चाह रही थी कि ये हम क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि लोग कहेंगे तो करोड़ों की बातें हो रही हैं। नहीं, एक आम आदमी अपने हिसाब से कर सकता है। यानी इस पर मैं एक बड़ी अच्छी बात करता हूँ कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, यानी हम कौन सा शेयर खरीदे कितना, तो हम कहते हैं डिपेंड्स ऑन यू। भैया आपकी वेल्थ पे डिपेंड करता है। आप रिलेटिव सवाल पूछो कि हम एलोकेशन करते वक्त कितना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट करें, कितना परसेंट डेट में यानी जो फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करें, कितना परसेंट प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करें। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में प्लॉट लेना बहुत मुश्किल है, तो उसका एक आसान तरीका एक और है कि आप स्टॉक मार्केट में भी ऐसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के शेयर दें कि जिससे अगर आपने वो शेयर जैसे डॉलमेन ग्रुप के आपने ले लिए, डॉलमेन का रेट ले लिया, तो ऑटोमेटिकली आपने प्रॉपर्टी मार्केट में भी एक्सपोजर ले लिया, तो उससे फिर आपको रेंटल इनकम जो कमा रही होती है ना कंपनी, उसके थ्रू वो आपको रिटर्न दे रही होती है और उससे भी आपको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। आप कुछ कह रही थी? मैं इन्हीं की बात पे कह रही थी कि स्टूडेंट्स का इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स का इन्वेस्ट करें, तो जब मैंने अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी, आई वाज अ स्टूडेंट एज वेल एंड आई इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, और मेरी भी सेविंग सिर्फ 50,000 रुपये थी। अच्छा। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ से आपने, लेकिन आपको देखें वो शहूर तो आ गया ना। यही मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो देखने वाले बच्चे हैं खासतौर पे, अभी नहीं देखेंगे तो थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं क्लिप चलेगा कि आपको अपनी छोटे मोटे पैसे जो होते हैं ना, जो आपने थोड़ी बहुत इनकम भी स्टार्ट की है, उसमें आप थोड़ी सेविंग करना शुरू कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं कि मैं आपको बताती हूँ कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ शुरू की ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। एक तो विडोर्स के लिए तो है ही है, विच आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने कुछ सोचा कि इनके लिए भी कुछ किया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने आप थोड़े से पैसे, थोड़ा सा अमाउंट डाल के मुनीज़ा आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं और उससे फिर आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब हम जाना ही नहीं चाहते, आप बैंक्स जाएं, आप पता करें कि आप कहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने ये भी ना स्टेट बैंक की तरफ से कहा है, बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पॉलिसी। अच्छा। इसमें उन्होंने बोला है कि इवन वो खवातीन जो बिजनेस करना चाहती हैं, उनको आसान किस्तों पे या लोअर इंटरेस्ट रेट पे आप उनको फंड्स प्रोवाइड करें। तो ये भी बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पॉलिसी स्टेट बैंक की है, जो बाकी बैंक्स के ऊपर उन्होंने अपने डिफरेंट फॉर्म्स में निकाला हुआ है। जैसे डिफरेंट बैंक से उन्होंने कहा ठीक है, हम इस रेट पे जो नॉर्मल रेट लोन का चल रहा होता है उससे डिस्काउंटेड रेट वो खवातीन को दे रहे हैं, ताकि खवातीन अपनी बिजनेस स्टार्ट करें, एंटरप्रेन्योर्स बने और फिर अपनी बिजनेस स्टार्ट करके फिर नेचुरली उनकी भी पैसे और इनकम जनरेशन। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि उनको कैसे बिजनेस का पिकअप कैसे आएगा। आप तो ट्रेनिंग देते हैं, तो पिकअप करने के लिए क्या करना चाहिए?
देखिए कोई भी आप बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो पहले तो यू स्टडी अबाउट इट कि क्या मेरे अंदर वो पैशन है। लोग बहुत सारे, जैसे आई डू लॉट ऑफ कंसल्टिंग आल्सो, पीपल गेट इनटू अ बिजनेस क्योंकि एवरीबॉडी इज, हर बंदा करे मैं भी करूं। बिल्कुल। तो आपने कोई प्लानिंग की है, उसके बारे में कोई फिजिबिलिटी है आपकी। तो हमारे यहाँ एक्चुअली आप ही की बात से मैं रिलेट कर रहा था, मैं आई वाज डूइंग सम रिसर्च। पाकिस्तान हैज़, अगर आप ये पूरे खित्ते को देखें ना, सार्क का जो खित्ता है, पाकिस्तान हैज़ द लोवेस्ट सेविंग्स रेट इन दिस होल बेल्ट। इसमें आपकी बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, श्रीलंका, हमारा लोवेस्ट सेविंग्स रेट है एंड इट इज़ द मोस्ट अंडर बैंक्ड कंट्री इन दिस होल रीजन। वो तो डिजिटल बैंकिंग आ गई तो चीज़ें बेहतर हो गई, बट इवन देन सबसे लोवेस्ट सेविंग्स रेट है, दैट मीन्स सबसे हाईएस्ट कंजम्पशन रेट है। जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो हर चीज़ हमारा जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह नहीं देखा जाएगा। तो ये चीज़ें, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट भी करता हूँ, जॉब्स भी लोगों के लिए करता हूँ, तो लोग एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई करते हैं कि नौकरी है तो सैलरी ही आनी चाहिए, वो चलेगी तो फिर क्या होगा, फिर आप हैंड टू माउथ आ जाओगे, रोड पे आ जाओगे। एंड पीपल डोंट हैव एनी पैसिव इनकम कि यार मेरे पास कुछ और भी होना चाहिए। एंड मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं इस वक्त सी सूट लेवल पे लोग, लिटरली दे आर, मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे जिस तरह को कॉल करते हैं कि उस्मान साहब कोई हमारी सी सूट लेवल की जॉब हमें ढूंढवा दें। तो कोई लैक ऑफ प्लानिंग मैंने देखी है हमारे नेशन के अंदर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि व्हेन यू हैव नो प्लान, कहते हैं प्लानिंग टू फेल इज फेलिंग टू प्लान। तो आपकी कोई प्लानिंग नहीं है तो आप, वी डोंट नो वेयर यू वांट टू गो। तो भाई मैं लोगों से पूछता हूँ, भाई ये साल शुरू है, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुमने क्या करना है? तो मैंने बाहर जाना है, बाहर कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे, क्या बजट होगा, कैसे करोगे? सर वो देखा जाएगा, सर बाहर निकलवा दें। जब जाएंगे तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। और ये इसको सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया अल्फाज को। आप बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह माशाल्लाह और अल्लाह मालिक। कल मैं यही बात किसी को बोल रही थी कि हर बात पे कह देना अल्लाह मालिक है, अल्लाह कर लेगा। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हाथ पाँव ना चलाओ, हाथ पाँव तो हमने ही चलाने हैं ना, कोशिश तो हमने ही करनी है। एक कोटेशन है जो मेरे फादर हमेशा कहते थे कि मैन प्रोपोजेस, God disposes. So you don't want to propose anything, आप कहते हो अल्लाह ताला कर दे, तो ऐसा नहीं होता। और इसकी आयत भी है कि जो कौमें अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहती, अल्लाह ताला उनकी हालत नहीं बदलता। तो यही हाल है। और मैं यहाँ एक और पॉइंट रेस करूंगा, स्पेशली अगर इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान तो आपको लाजमी सेविंग करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे मुल्क में हो जो बहुत अमीर मुल्क है, जिनके पास वेलफेयर स्टेट है, और अगर इनकेस आप बीमार हो जाते हो, जैसे यूएस वगैरह की पॉलिसी है, मैंने खुद एक्सरसाइज की है वहाँ, कि अगर आप कोई इमरजेंसी हो जाए, आप जाएं उसी वक्त ऑपरेट कर देंगे, बेशक बाद में जो भी बिल आएगा, इंस्टॉलमेंट होगी जो, लेकिन यहाँ पर ऐसा मामला नहीं है। यहाँ बहुत मसले मसाइल तो बहुत पहले लेते फिर ऑपरेशन करते हैं। तो आप यहाँ पर ना कोई फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, ना स्कूल्स में सिखाया जाता है, ना पेरेंट्स सिखाते हैं। जो कुछ फैमिलीज हैं जो चलता आ रहा है उनको है, उनके बच्चों को है। आपने जो इस बात की ना स्कूल्स वाली, आपने इतनी अच्छी बात की है कि वाकई हमारे स्कूल्स में जोर किस चीज़ पे दिया जा रहा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। बच्चा रट्टे लगा रहा है, बच्चे को बिल्कुल नहीं पता कि उसने फाइनेंसेस कहाँ यूज़ करने, उसने आगे जाके किसी बैंक में काम है, बहुत टाइम पे जाके अगर वो कहीं MBA करे है, कुछ करे तो उसको समझ आना। प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं सिखाते। रियलाइज होता है सबसे बड़ा टेंशन ही फाइनेंशियल। एक और इसमें एक और एस्पेक्ट है जिसमें हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। फाइनेंशियल टिप्स पे हम बात करें कि फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कैसे किया जा सकता है। मेरे गेस्ट जो हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। हम मज़ीद इस पे बात करेंगे, हम कमेटियों पे भी बात करें। जो इस वक्त हमारी देखने वाली हैं वो वही ख़वातीन हैं जिनको ये पता है कि जी मैंने अगर अपने पैसे कहीं जमा करने हैं, जोड़ने हैं तो कैसे जोड़ने। मैं आपको यकीन से बात बताऊँ मुनीज़ा, आप सबके घर हाउस हेल्प आती है, डोमेस्टिक स्टाफ आता है। आई स्वेयर आई थिंक दे आर बेटर देन अस। वाई? बिकॉज उनकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है। कहीं ज़मीन छोटी सी ले ली, कहीं कुछ छोटा मोटा गायें ख़रीद ली। एक बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट का तरीका है उनका कि कहीं मज ले ली, वहाँ उसका फ़ायदा हो गया। मेरी डोमेस्टिक स्टाफ होती थी और उसने मुझे बताया हाउस हेल्प ने कि बाजी मैंने 2 गायें ले ली थी, वो इस तरह बकरियाँ होंगी। तो मैंने कहा हाय अल्लाह, तुमने इतनी प्लानिंग की है, मैंने तो कभी ये प्लानिंग नहीं की। प्लस सबसे बड़ी बात है वो तो अपना गाँव छोड़ के आते हैं, बकरे रख लिए, उसके साथ कैसे आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है,
और खेतों में क्या कर, मतलब उसको सब पता था। मैंने कहा देखो हम इतने शऊर वाले, हमें नहीं ये चीज़ें पता। नहीं, वो गांव से आते हैं शहर, काम करते हैं, सेव करते हैं, फिर वो वापस जाते हैं, फिर कोई एसेट खरीदते हैं, फिर कोई एसेट, राइट, यू नो, दे स्टिल हैव दैट सेंस। ऐसा करके अपनी सैलरी से घर भी बना लेते हैं। जो आपने कहा कि अपना घर होना बहुत ज़रूरी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रेंट पे बंदा कितना रहे, लेकिन आजकल का जो टाइम आ गया, वाकई जिन्होंने घर बना लिए बहुत अच्छा किया, अब घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल, रेट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इतने बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा। एक तो ज़मीन की प्राइस, फिर रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ गई है, तो आई थिंक लाइक अगर आपको चीप प्रॉपर्टी चाहिए तो शहर से बाहर जाओ, एक बहुत बड़ी टेंशन है लोकेशन। उससे फिर फ्यूल कॉस्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। फॉरेन करेंसीज में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, इज इट गुड? देखिए अब इतना चाम नहीं रहा, यानी आपको पता है पाकिस्तान की यानी करेंसी डिवैल्यू हुई थी, आप देखें 2022 से लेकर अभी तक तो वो 100% ऑलमोस्ट 140 से 280 तक का डॉलर आ गया है। तो अब एक मार्केट परसेप्शन ये है कि अब आप 1-1.5 साल से मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इतनी अभी इसमें अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया है, लेकिन हाँ अभी जो रिसेंटली टैरिफ इम्पोज हुए थे तो उसके बाद ये एक आवाज आई थी कि जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेंगे ताकि उनकी एक्सपोर्ट्स अट्रैक्टिव हो। तो इस वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक 10% या कुछ इस हद तक आपकी करेंसी डिवैल्यू हो, और वो अच्छा भी है एक्सपोर्टर के लिए, वरना हमारे एक्सपोर्टर्स पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। बहुत ज्यादा पता आई बिलीव, जैसे बात की थी ना कि आप अर्निंग्स भी आपकी कुछ अगर फॉरेन करेंसी में हो तो अच्छा होता है। जैसे अब तो नेचुरली बिकॉज आफ्टर कोविड वी सीन कि कितना टेक्नोलॉजी है, कितनी प्रेवलेंट हो गई है, डिजिटल मार्केटिंग की बात अगर हम करें तो अगर आप अर्न भी कुछ अगर आप फॉरेन करेंसी में करो तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहता है। फ्रीलांसर्स की कॉन्फ्रेंस में गया था और मेरे लिए एक बहुत बड़ी आई ओपनिंग थी, क्योंकि पैफला एक इदारा है, 1000 उसमें बच्चे थे, दे वर लाइक 20-22 इयर्स ओल्ड के। अच्छा, वो आपस में बात कर रहे हैं, तुमने कितना कमाया इसमें? यार मैंने आज $600 कमाया है। तुमने कितना कमाया? मैंने $1200 कमाया। उनका जो एक हेड था वो आया और स्टेज पे खड़े होकर उसने कहा कि भाई आपकी एवरेज अर्निंग कितनी है? तो सब ने कहा कि जी $500 तक हमारी। कहते हैं आज सब अहद करें मेरे साथ कि $2000 से कम कोई कम कमाएगा ही नहीं। अच्छा, और फिर उन्होंने रोल मॉडल्स के तौर पे लाके दिखाए, ये बच्चा सर ये $8000 कमा रहे पर मंथ। ये मैंने कहा ये तो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की सैलरीज बच्चे कमा रहे हैं। बिल्कुल। कोई शॉपिफाई से, अमेजोन से, अपवर्क से। अभी मैं आपको रिसेंट सुनाता हूँ कि हमारे भी एक फर्म है ना, तो मेरे जो पार्टनर है मुझे बता रहे थे, उन्होंने अपवर्क और फाइवर का एक बच्चे का अकाउंट देखा जो यहाँ से बैठ के यूएस सर्विस दे रहा था, $18,000 उसकी इनकम थी। दिखाया, हम सब हैरान हो गए कि इतना, यानी जो करने वाले हैं वो अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, सब ऐसे नहीं है जो हम कहते हैं ना कि यार ये एक डेवलपिंग कंट्री है, इसमें एक उन्होंने लड़के को बुलाया जिसको YouTube ने डायमंड का एक होता है वो दिया बटन तो ही इज 25-26 और उसको YouTube ने लेटर लिखा हुआ था कि इतने तो जितने तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं इतने तो किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी के सब्सक्राइबर। क्या बात है, काइंड ऑफ मनी दे आर मेकिंग। तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो एक अलग ही लेवल पे है और ये अपॉर्चुनिटीज हैं कि दे फॉरेन करेंसी में कमा सकते हैं। क्योंकि आप देखें जब आप टिकटॉक देख रहे होते हैं या ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो देयर इज अ मैन, उसका नाम है कुछ खान करके, एंड ही स्टॉप्स पीपल एंड ही आस्क के ओके आई लाइक योर आउटफिट एंड व्हाट यू डू फॉर लिविंग लाइक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ अमेरिका एंड लंदन। एंड ये मैं सिर्फ उस्मान भाई एक सेकंड के लिए कल सोच रही थी कि वहाँ डिफरेंट लोग उसको मिल रहे होते हैं एंड यू नो वो पूछता है कि व्हाट यू डू फॉर लिविंग। इतनी डिफरेंट वो हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, इतने डिफरेंट फील्ड्स हैं वहाँ पे जो हमने कभी सुनी नहीं होती यहाँ पे। एग्रीड, इतनी चीजें आ गई हैं। और मैं तो अब पाकिस्तान के हर बच्चे से ये कहता हूँ, अब तो यहाँ बैठ के इवन अगर आप व्हाट्सएप किसी का यूज कर दो ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए काम कर दो उनके, उसमें अर्निंग्स है। आप उनके फेसबुक के लिए काम कर दो, उनके यूट्यूब के लिए काम कर दो, कमेंटिंग कर दो, इस पे इतना है। बट आई वाज सो सरप्राइज्ड कि हमने क्या यहाँ सुना है, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, IT हेड है, बैंकर है या ये है। जब आप वो पेज देखो या उसको स्क्रॉल करो, सो इन अ वे इतनी नॉलेजेबल है वो उसका एक पेज कि उसमें आपको पता चलता है कि यार ये बच्चा, ये ऐसी भी कोई एक फील्ड होती है जिसमें काम कर रहा है, ऐसा भी काम होता है। ऐसा तो मैं कभी सोचा नहीं। स्टार्टअप्स भी बड़ी आ गई हैं, आप देखिए ना कि कितने आइडियाज, इनोवेशन, क्रिएटिविटी को करने के लिए। लेकिन आप ये देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है वहाँ पे। अच्छा आमना, यहाँ मैं एक मिसपरसेप्शन क्लियर कर दूं,
देखें यूट्यूबर्स की अर्निंग्स बहुत है, बहुत सब कुछ है, लेकिन मैं अक्सर क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बच्चे क्या बोलते हैं बताऊँ, मैं उनको बोलता हूँ पढ़ क्यों नहीं रहे, तो बोलते हैं हम यूट्यूबर बन जाएंगे। मैं बोलता हूँ तो अलग है, यूट्यूबर बनना आसान नहीं है। टिकटॉकर बन जाएंगे, यूट्यूबर बन जाएंगे, हमें बहुत पैसा मिल जाएगा। मैं कहता हूँ मैं खुद यूट्यूबर हूँ, लेकिन उसके लिए हमें इतनी रिसर्च करनी पड़ती है, इतनी क्रिएटिविटी, कंटेंट हर चीज में से बात निकालनी होती है। मतलब मुझे कोई कहे कि मुझे किसी ने कहा यूट्यूब बना लें अपना, आप तो बड़ा कर लेंगे, मेरे से 2 वीडियो नहीं बन सकी, मुश्किल से बनी कि मैं नहीं कर पाई। लोगों के पास शऊर है, उनके पास टैलेंट है और बड़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। और जैसे आपने कहा ना, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे से इंस्पिरेशन लेके स्टार्ट किया था, लेकिन वो कहते हैं हमने 5 वीडियोस बनाई छोड़ दिया। मैं उनसे कहता हूँ आपको रोज दुकान खोलनी है अपनी, डेली कुछ ना कुछ कंटेंट डालना है, तब लोग आपसे जुड़ेंगे। एग्जैक्टली, कंटेंट इज द की। इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब। 7 डेज। मैं टूरिज्म पे भी काम करता हूँ, मैं यूएस जाता हूँ, हर जगह मैं काम। बेगम कहती है हम तुम हमसे वीडियोस बनवाते हो, काम तो कर रहे हैं। तो ये क्या है वैसे, इतनी अर्ज क्या है, आपको शौक है या? देखिए ये इंसान के अंदर है कि इंसान पहचाना जाए, ये एक इंसान की बहुत बड़ी नीड है, यानी कुछ उसकी बेसिक नीड्स एक बार फुलफिल हो जाए ना, इस पे मैस्लो की एक पूरी थ्योरी भी है, तो फिर उसके बाद वो चाहता है। बिल्कुल, आप एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, आप स्पीकर भी हैं, क्या ज्यादातर लोगों के जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस? मैं हाउ कैन आई बिकम रिच, मतलब जल्दी से जल्दी में कैसे, ओवरनाइट कैसे, इजी मनी चाहिए कि वो एक पेशेंस की कमी है या एक लॉन्ग टर्म, बस हमें जल्दी में क्विक फिक्स हो जाए हमारा ना, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें कि हम फटाफट अमीर हो जाए ओवरनाइट ना, और वो कोई हमें ऐसा एक फॉर्मूला बता दें बस ओवरनाइट हो जाए। क्रिप्टो में करें, इधर करें, उधर करें, बस ये बहुत थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, इसमें प्लानिंग चाहिए, हर काम के लिए पेशेंस चाहिए। यहाँ एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा, ये रूटीन क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट के लिहाज से बच्चे पूछते हैं वो शेयर बता दो जो 6 महीने में डबल हो जाए। मैं उनको एक बात बोलता हूँ, अगर वो शेयर होता ना तो सबसे पहले इलॉन मस्क ले लेता, वॉरेन बुफे, ये लोग ले लेते। ये बेचारे इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, सालों वेट करते हैं, शुरू में कंपनी लॉस में होती है, फिर जाके प्रॉफिट में आती है। यानी आप वॉरेन बुफे जो दुनिया का नंबर 1 इन्वेस्टर है ना, उसने 1949 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया आज तक, उसका एवरेज रेट जो कंपाउंडिंग रेट है ना रिटर्न का, वो 19.1% है। बिल्कुल, तो इतना बड़ा आदमी 19.1 कमा रहा है और आपको हर 6 महीने में 100% चाहिए। 100% चाहिए। आप कैसे क्वेश्चंस यू विटनेस एंड एनकाउंटर? मेन चीज़ ये होती है कि हर किसी को इजी मनी चाहिए, किस तरह पैसे जल्दी कमाया जा सकता है। और आजकल की यूथ है, उनको मैं देखती हूँ कि दे आस्क मी कि इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, ब्लॉगर बन जाते हैं, यूट्यूबर बन जाते हैं, टिकटॉकर बन जाते हैं। एंड अनम यू वुडंट इवन बिलीव कि आमना सॉरी मेरी जो मेट की माँ है ना, उसको भी इजी मनी चाहिए, उसको काम नहीं करना, उसने अपना टिकटॉक चैनल खोला हुआ है और वो मुझसे पूछती बाजी मैं आप पैसे कैसे बनाऊँ, और उसके 80,000 फॉलोअर्स हैं टिकटॉक। हमसे अच्छे हमारे इंस्टीट्यूट पे एक पियोन है, उसके भी 34,000 फॉलोअर्स हैं टिकटॉक। यस यस, हर चीज की मार्केट है। अच्छा, हर चीज बिकती है यहाँ पे ना, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना, अब लोगों को ये हो गया कि बच्चे से आप ये पूछें, अब उसको लॉयर, डॉक्टर ये सब नहीं बनना, आईटी में नहीं जाना, एमबीए नहीं करना, उसको लगता है यही इजी मनी है कि जी 4-5 हमारे जो जाइंट यूट्यूबर्स हैं उन्होंने अपने घर के बाहर लैंड क्रूजर्स खड़ी की हुई हैं और दबा के पैसा उड़ा रहे हैं, बिजनेस क्लासेस में जा रहे हैं। वो कहते हैं हमें क्या सोचते हैं, हम घर की चीजें ही दिखा के हो रहे हैं। उसमें भी दिमाग चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए, तो हर चीज में। और मैं अभी यहाँ बोल नहीं रहा, मैं बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ, यानी सोशल मीडिया पे 90% चीजें फेक हैं। हाँ, 90% फेक हैं। बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं जो ये बोलते हैं ऑन एयर कि हमारे पास 50 घर हैं, शायद उनके पास एक भी नहीं है। अच्छा, कि ये मुझे लगता है खवातीन के लिए एक सबसे बड़ा पहला बिजनेस क्या होता है, जो आप सबको पता होगा कि उनको लगता है इसमें हम पैसा डालेंगे तो हमें बड़ी इनकम आएगी, वो है सैलॉन्स। सैलॉन्स खोलना। अब देखें, सैलॉन्स की भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ ये कस्टमर सर्विस है ना, किसी का खराब हो गई कोई डीलिंग वगैरह, तो फिर आपके पूरे सैलॉन की रेपुटेशन भी खराब, पूरी रेपुटेशन खराब हो जाती है। इकोनॉमिकली हम इतने क्रंच में हैं आजकल कि मैं सैलॉन्स भी जाती हूँ, 1-2 सैलॉन्स हैं जहाँ मैं जाती हूँ और मैं देख रही होती हूँ कि वहाँ अब बिल्कुल एम्प्टीनेस है, कोई लोग नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है कम लोग। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या चक्कर है, यहाँ तो हर वक्त भरा होता था। सर लोग ही नहीं आते, काम ही नहीं कराते। तो हमने देखा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो कितना बढ़ गया ना, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कितनी बढ़ गई हैं, पानी, जो रोजमर्रा की चीजें हमारी जो हमारी हम, लेकिन आप देखें उसके साथ साथ लोगों ने अमेज़न से वो मशीन्स भी खरीद ली हैं जो रोल भी कर लेंगी, बाल सब कुछ कर लेंगी, क्योंकि लोगों ने पैसे बचाने। तो बिजनेस चलाने के लिए भी सर्विसेज भी आ गई हैं आजकल, ये भी बहुत है घर में। जैसे मैं तो शायद कई अरसे सालों से नहीं गया। आप क्या करवा रहे हैं सैलून से?
नहीं हेयर कटिंग भी करता हूँ और डाई भी करता हूँ। डाई भी करते हैं, चलिए आपने माना तो सही, वरना इतने जेट ब्लैक बाल तो होना मुश्किल थे। हाँ, होम सर्विसेज भी आ गई, लोग घरों पे बैठे, पर बात ये कि बिजनेस बनाने के लिए, करने के लिए भी आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए। अब छोटे छोटे, अच्छा लेट्स सपोज अगर आपने ट्रेनिंग में बताना है या आपने किसी को गाइड करना है, तो छोटे बिजनेस क्या हो सकते हैं, घर बैठे क्या आप स्टार्ट कर सकते हैं? लेडीज हैं तो आई थिंक वो जैसे खाना पका के अपनी फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है। कपड़े बनाना आई थिंक वो लेडीज के लिए बहुत आसान होता है, वो घर में बैठ के कर सकती हैं। ज्वेलरी कर सकती हैं। तो ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आई थिंक इट्स इजी फॉर वुमेन हु आर लाइक हाउसवाइफ्स एंड हु आर मोर इन द हाउस एंड ऑल फॉर देम टू लाइक ऑपरेट। वन ऑफ माय जूनियर्स उसने केम विद अ वेरी इनोवेटिव कांसेप्ट, कहता है एक उसने डिज़ाइन के छोटी खुशियाँ, मतलब ये जो आपके गिफ्ट बॉक्सेस अब कंपनी एक दूसरे को देते हैं कस्टमर्स को, तो उसने उसके नाम से उसमें की चेन्स और आपकी डायरीज और ब्रांडिंग करके अपनी छोटी खुशियों के नाम से बनाया, और फिर वो इसको ऑनलाइन बेचता है, फिर आपका ऑर्डर लेके आप ही का लोगो लगा के अपनी चीज़ों के ऊपर गिव्स इट बैक टू यू। एंड जस्ट यंग गाय 24 years old, जॉब भी कर रहा है, साथ में ये भी कर रहा है, काम कर रहा है, छोटी खुशियाँ मतलब उसमें। हाँ, जैसे आप लोगों ने कहा ना खाना पकाना वगैरह, तो मैं ये भी कहता हूँ कि बेशक एक लड़की भी है वो भी अपने आप पे इन्वेस्ट करे, अपने आप पे, अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करे। यानी अभी कल एक मेरे दोस्त हैं असद अली शाह साहब, उन्होंने इतना प्यारा स्टेटस डाला, मैंने उनको पर्सनली थैंक्स बोला। उन्होंने कहा इन टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस, जो अभी स्टॉक मार्केट्स और सब इतना डेली बहुत मैनिपुलेशन हो रही है, तो इसमें वॉरेन बफे कहता है सबसे अच्छी चीज है आप अपने आप पे इन्वेस्ट करें। हाँ। आपने अपने आप पे एक बार इन्वेस्ट कर दिया, वो कभी जाया नहीं जाएगा, इंसान की मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। और विच इन्वेस्टमेंट वो क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन। मैंने सुबह ही ये बात की थी कि हमारा गोल क्या होता था एक ज़माने में, शुरू में जब हमारी अम्मियाँ या हमारी बड़े सोचते थे जमा कर लो तो बच्ची की शादी हो जाएगी, जेज जमा करना शुरू कर दिया, ये जमा शुरू कर दिया, अच्छा गोल्ड भी ले रहे हैं तो ये सोच के बेटे की पढ़ाई के लिए बहुत बहुत होता था कि पढ़ाई के लिए लोग सोचते थे। अब लोगों के माइंडसेट थोड़े डिफरेंट हो गए। मुझे ऐसा लगता है अपने बच्चों को जो आप सबसे अच्छी चीज़ दे सकते हैं वो आप अपनी एक एजुकेशन दे सकते हैं। आपकी डिग्री आपके इतने काम आती है ज़िंदगी में, कुछ पता नहीं आपके साथ क्या हो जाए, और उस टाइम के लिए आपके पास वो जो है ना जेवर भी चलें ठीक है, लेकिन जो एजुकेशन है ना वो मल्टीप्लाई करती है। अच्छा मैं बहुत इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि कोई किसी से मांगे, इस पे मैं इसके अगेंस्ट इतनी वीडियोस बनाई, लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा अपने जिम में भी हमारे वर्कर्स आते हैं, गरीब लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ तुम कभी हमसे वैसे खाने के लिए पैसे नहीं मांगो, लेकिन एजुकेशन के लिए मांग लो। बिल्कुल सही। अगर और अपने बच्चों को रोज बोलो कि अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम इसी एरिया में रहोगे, तुम्हारी अगली नस्लें भी नहीं रहेंगी। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बच्चों को भी आदत डालें सेविंग करने की। ईदियाँ आती हैं ना, बच्चे बस छुपा रहे होते हैं इधर उधर उड़ाने के चक्कर में, उनको बताएं, इनकलकेट करें कि अच्छा इसमें से थोड़े से पैसे जमा कर लो, मनी बॉक्स में डालो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वैसे तो बच्चे ईदियाँ देने से ऐसे भागते हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमने कहा जाते हुए कि बच्चे ईदी जो है वो बड़ी मुश्किल से देते हैं, और ईदी हम भी जब थे हमारे तो बच्चे, हमें तो बस एक आंख नज़र आती थी, हमें पता था ये ईदी अब हमारे तक नहीं रहेगी, ये हमें देनी ही है। आंख होती थी बस अम्मी की या पापा की के बेटा आपको पता ना ये ईदी कहाँ, और उसी वक्त मैं तो बिना कुछ बोले ई आँ किए बगैर ईदी पकड़ा दी। पर अब बहुत टाइम चेंज हो गए आप ना, अब बच्चे नहीं मेरे बच्चों की होती है, सुनते। they make sure कि मेरे पास ना आए। आपके बच्चे नहीं, सिर्फ सबके बच्चे, सबके बच्चे यही सोचते हैं कि ईदी तो ऐसे गायब होती है कि पता ही ना चले। आपके साथ भी मैं अपना पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ कि हमारी कैसी तरबियत हुई है जी। जब मैं छोटा था ना, तो हमें जो ईदी मिलती थी ना, तो मुझे याद है ईद के बाद अब्बू हमें किसी सदर या किसी एरिया में ले जाते थे और वहां से बोलते थे ये चार्जर और ये चीजें खरीदो। हम लोग बाय करते थे, फिर हमारी गाड़ी रुकती थी जाके मोहम्मद अली सोसाइटी पे, मुझे याद है मेन, जहाँ केबीज और ये सब है, और हमें बोलते थे इस शॉप में जाओ और इसको बेच के बताओ। मुझे आज भी याद है ये मैंने काम किया है, तभी तो देखें आप कहाँ पहुंच गए। बस ये मैं 10-12 साल की एज में ये काम मैंने किया। देखें कितनी अच्छी चीज है। अच्छा मैंने एक चीज शुरू की, मैं कहती हूँ ठीक है ईदी रखनी है रखो, खैर मैं भी उन्हीं की माँ हूँ, मैं भी कुछ इधर उधर कर लेती हूँ और फिर थोड़ी बहुत पकड़ा देती हूँ। तो मैंने एक चीज़ अपने दोनों को समझाई कि बेटा इसमें से थोड़ी सी तो आपने अपने लिए रखने, सेविंग करनी है, एक अकाउंट बना दिया,
और इसमें से इतना हिस्सा आपने चैरिटी करना है, चाहे वो 200 रुपीज़ ही है, ये ज़रूर करना है। जब तक आप अपने बच्चे को ये चीज़ नहीं समझाएंगे कि जो आपका मालो दौलत है उसमें अल्लाह ताला का हिस्सा है और आपने देना है वो, यकीन करें, एक तो अल्लाह उस चीज़ को बरकत डालता है, बढ़ाता है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप यकीन करें कि इतनी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, स्कॉलर्स को सुन रहे होते हैं, हम कितनी चीज़ें मुनीज़ा जो हम इग्नोर कर रहे हैं और वो हमारी ज़िंदगी में होना, हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। उनको एजुकेट करना कि सिर्फ आप खर्च नहीं कर रहे, आपको अल्लाह और देगा और डिफरेंट जगहों से देगा आपको। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट खुद देखे हैं जिसमें लिखा होता है 10% अल्लाह का है, अल्लाह ताला को पार्टनर वो रियलिटी में बना देते हैं। तो आप मुझे बताएं, आप अपने बच्चों को अब ये कह रहे हैं कि चार्जर खरीदो, ये करो, अब कहाँ मानते हैं? मैं तो हमेशा इस चीज़ पर रोता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं रो रहा होता हूँ उनके सामने कि तुम लोग कब बदलोगे, तुम कब मिर्चा वाला, सब रो रहे हैं क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, हमने बचपन में टफ टाइम देखा है। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्कूल जाता था, मैंने वो लाइफ देखी है जी, हमने भी देखी है, और इन्हीं चीजों ने हमें बनाया देखी है ये जिंदगी। मैं बताऊं, आज मैं बड़ा रिलैक्स मूड में हूँ, लेकिन जब मुझे कभी कंपटीशन आता है, कुछ होता है ना, तो मैं, मेरे असिस्टेंट भी बोलते हैं सर आपको क्या हो गया, मैं पूरी रात जाग लेता हूँ, यानी काम जब शुरू होता है। आपने कहा ना टफ लाइफ, हमने भी देखी और अभी भी। आप यकीन करें मुनीज़ा, माहीन, कोई चीज़ खरीदनी होती है ना तो मैं 10 दफ़ा सोच रही होती हूँ कि इस पर इतने पैसे लगाऊंगी तो क्या वर्थ है लेना। बच्चे नहीं सोचते, बच्चे कहते हैं नहीं तो ले लें, कोई बात नहीं, अच्छा लेंगे तो ज़्यादा चलेगा। हम उस तरफ जाते ही नहीं है। और उसमें एक उनकी भी अच्छी थॉट है कि भाई अगर अच्छी चीज़ एक पायदार ले लोगे तो चलती रहेगी, बट द पॉइंट इज़ कि बच्चों में ये चीज़ इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है, वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि गरीब आदमी का बच्चा जब उससे कुछ मांगता है ना तो वो एक ही जवाब देता है, आई कांट। और अमीर आदमी को अगर मना करना होता है वो बोलता है आई वॉन्ट। तो इन दोनों का भी बच्चों के माइंड पे बहुत इम्पैक्ट आता है, बहुत अच्छी बात आपने की कि आई कांट एंड आई वॉन्ट। पर आई वॉन्ट वाले कम ही पेरेंट्स रह गए, आई कांट वाले तो होंगे। पर अब मुझे लगता है उन बच्चों के लिए भी ना, सोशल मीडिया की वजह से लोग, बच्चे बड़े, माँ बाप बड़े स्ट्रेस में हैं कि उनको कहीं ना कहीं से करके देना है। तो ये जो आपने बात की ना, ये बच्चे नहीं सुनते, बच्चे कहीं ना कहीं सुन भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी होना। और टफ लाइफ क्योंकि नहीं गुजारी तो आपको नहीं पता कि आपने खर्चना कैसे है और सेव कितना करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग्स में ऐसी बातें बच्चों के लिए होती हैं, नए जो यंगस्टर्स हैं, इसके लिए ना सबसे पहले पेरेंट्स का माइंडसेट राइट होना ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स जो है ना, आजकल मैंने देखा है जो यंग पेरेंट्स हैं उनका खुद का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है। दे वांट टू शो ऑफ, दे वांट टू शो के बच्चों को भी स्कूल भेज रहे हैं तो भाई फलां ब्रांड का बैग देना है, फलां ब्रांड का लंच बॉक्स देना है। तो ये चीज़ जो है ना, ये सबसे पहले पेरेंट्स को ख़त्म करनी पड़ेगी। अभी वो सबसे ज़्यादा आता भी सोशल मीडिया से, बिकॉज आप देखिए इतना ज़्यादा सोशल मीडिया की यूजेज है जिसकी वजह से आई थिंक मेंटल जो है ना आपकी इलनेस की तरफ ये जा रहा है। इतना कंपटीशन, इतना हिपोक्रेसी, इतना जो है ना दिखावा जिसको हम कहते हैं। मैं अपने बच्चों को अनकन्वेंशनली करता हूँ थोड़ा। मेरा एक पंजाब से ताल्लुक़ भी है, प्लस ब्रांड्स तो अपनी जगह हैं और हाई फाई डाइनिंग। मैं कभी कभी इनको मूड चेंज करता हूँ। मैंने कहा लेट्स गो एंड हैव फूड एट द ढाबा। ढाबा अब्बू? मैंने कहा यस, वी विल सिट ऑन द मंजी, पंजाबी में चारपाई को, बिल्कुल, एंड वी विल हैव दाल चना देयर। एंड अच्छा, उन्होंने पहले दे वर लाइक मुनीज़ा वाज लाइक ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा करना है, एंड दे लव्ड इट सो मच। वो पालक और दाल उसके अंदर, तो मेरे छोटे वाले ने कहा मुझे दोबारा जाना है। फिर खैर कोविड हो गया एंड थिंग्स लाइक। तो इस तरह की जब तक हम खुद इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, करना बहुत जरूरी। मैंने कहा लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय ब्रांड व्हेन आई वाज अ टीनेजर, आई यूज्ड टू लव मिस्टर बर्गर। व्हाट इज दैट? तो जब खिलाया तो उनको पता चला कि यार एक और भी चीज होती है। हाँ। तो ये हमारे ऊपर है। अच्छा, ऐसे मैं आपता हूँ, जितने पुराने हैं ना लड़के, जितने भी हैं, वो मिस्टर बर्गर से आगे नहीं जाते। वो उनका फेवरेट है कि वो खाना ही खाना है। चल आई एम हैप्पी आपने अभी भी लड़का कहा। मुझे जो मेरे भाई है ना सुभान, वो हमेशा बोलते हैं यार एक काम करेंगे, वो यूएस में तो बोलता हूं मैं बच्चों को यहाँ लाऊंगा, लाते हैं वो, बोला किसी दिन हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सब मिलके वो पब्लिक बस में बैठेंगे। अरे मेरी बात से पब्लिक, एटलीस्ट उनको पता तो हमने इतने सफर किए 20 नंबर। अच्छा बच्चों को नहीं पता होगा 2D, X10, ये W11 होती थी बस से हम लोग जंप मार के W11 W11 होती थी, X10 होती थी, 2D बस होती थी, उसमें हम जाते थे। अच्छा, मैं अपने बच्चों को बताती हूँ तो वो कहती हैं अच्छा लेकिन मैं एक चीज़ करती हूँ कि मैं, क्योंकि मुझे रिक्शा सवारी बहुत पसंद है, चाहे गाड़ी खड़ी हो तो मुझे एक होता है कि मैंने रिक्शे में तो ज़रूर जाना है, क्योंकि मैंने अपने बचपन में बहुत रिक्शे पे बैठी हूँ। और मैं रिक्शे में कहाँ बैठती थी मैं ये भी आपको बताती हूँ। हम 4 बहनें और मेरी अम्मी होती थी। तो मैं जो
होती ना जो जहाँ पैर होते हैं वहाँ मुझे बिठा देते थे। तो मेरी अम्मी ना हर दफ़ा कहती थी कि सारी बहनें तुझे यहाँ बिठा देती हैं, देखना एक दिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें इतना काबिल बनाएगा और सब चीज़ें। तो मैं अपने बच्चों को ख़ास तौर पे रिक्शे की ज़रूर, हम कहते हैं चलो रिक्शे में बैठ के चलते हैं। मैं उस दिन मिस करी थी कि हम चिड़ियाघर जाते थे घोड़ा गाड़ी में, जी जी, इतना एंजॉय करते थे हम। तो इसी तरह हमें पता है कि जी ये चीज़ें वैल्यूज़ हैं और ये बच्चों को पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, मेरा भाई अभी तो वो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट ही यूज्ड टू स्टडी इन मलेशिया, अच्छा, स्कूल के लिए। तो माय मॉम शी यूज्ड टू सेंड हिम वहाँ पे मलेशिया में संडे बाज़ार लगता था, हाँ, वहाँ पे बैग्स क्लचेस लेकर वो उसको बिठा देती थी, और एक बार मैं भी उसके साथ बैठी थी और कहती थी यहाँ बेचो। वेरी गुड। तो आपने चार्जर बिकवाया आपके अब्बू ने, इन्होंने बैग्स, और ये जरा आ गए संडे बाजार तक, तो वो भी मलेशिया के संडे बाजार। हाँ, तो वो करता था क्योंकि करना भी चाहिए, अब्बा का था थोड़ा प्रेशर, तो वो करता था। तो ये हमारे घर में मेरे इवन माय फादर, मुझे भी जो है ना एक्स्ट्रा उन्होंने कभी नहीं दिया, उन्होंने कहा बेटा खुद इंडिपेंडेंट बनो। सही बात है, हमारे घर में जैसे लाइक वी यूज्ड टू हैव सर्वेंट्स एंड कार्स एंड ऑल, बट आई रिमेंबर माय मदर, शी वाज सो पर्टिकुलर कि वो कहती थी अपने जूते आपने खुद पॉलिश करने हैं, अपना यूनिफॉर्म आपने खुद धोना है। एंड आई रिमेंबर हम बहनें और हम मेरा भाई, हम इतना वो करते थे कि अम्मी हमारी जल्लाद हैं कि हमसे ये काम करें, जब नौकर हैं वो बैठे हुए और हम काम कर रहे हैं। बट आई रियली अप्रिशिएट हर नाउ फॉर दैट, यू नो, बिकॉज आपको लाइफ स्किल्स होती है जो आपको आनी चाहिए। अब जैसे नौकर होते थे, बट जैसे मेरी ड्यूटी कि मैं बोतलें भरती थी तो मेरी एक सिस्टर थी वो खाना करती थी, दूसरी थी वो जो ना जैसे बर्तन धोने, और हम उस जमाने में इतना ग्रम्बल करते थे कि ये सर्वेंट्स रखे हुए, ये बैठे हुए और हम काम करें, हम नौकर लग रहे। बट आई थिंक दैट वाज सो गुड एंड सो राइट ऑफ माय मदर। तो वी वर ब्रॉट अप विद चोर्स, वी वर ब्रॉट, हमारी अपब्रिंगिंग चोर्स के साथ हुई है। एक बहन को ड्यूटी दी हुई है जो कि हड्डरामी करती थी हमेशा, मुझे ही काम करना पड़ता था, दो हम रह गई थी बाद में, तो वो बर्तन धोना, एक की ड्यूटी है सफाई करना, ये सब बहुत ये और ये जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमें पता लगता है वहाँ वो प्लम्बर भी है, एक गोरा, लाइक उसको सब आता है, वो गाड़ी खुद रिपेयर कर लेते हैं, एवरीथिंग। हम तो यूँ देख रहे होते हैं उनको, लाइफ स्किल्स होती है ना, बाहर जाते हैं। हाँ, देखिए ये स्पेंडिंग पे, क्योंकि हम फाइनेंशियल उस पे बात करें, दिस ऑल्सो काउंट्स कि आपकी स्पेंडिंग कैसी है। आप बच्चे को अगर ये आदत, एक इंडिविजुअल को, चलें बच्चे भी छोड़ दें, एक इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि मैं अपनी इनकम में से कितना उड़ा सकता हूँ, कितना मैं सेव करूँ, कितना मुझे जाना है। तो अपने आप को एजुकेट करें, बैंक्स में जाएं, पता करें, सर्च करें, रिसर्च करें कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं उस्मान भाई? बिल्कुल, इसके विदाउट रिसर्च आप देखें, आपका अगर अपना इंटरेस्ट होगा तो आप खुद ही करेंगे। मिसाल के तौर पर नई गाड़ी खरीदनी है, आप खुद ही देखेंगे कौन सी मेरे बजट में गाड़ियाँ आ रही हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, यूज़ लूँ नहीं लूँ, तो इसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी कि किसी ने कुछ कहा और आपने, बिल्कुल आपका अगर अपना इंटरेस्ट होगा, जैसे आपने कोई बिजनेस खोलना है अपना या कोई चीज़ करनी है, तो यू स्टार्ट रिसर्चिंग योरसेल्फ। बिल्कुल। अच्छा, एक और इन्वेस्टमेंट में चीज़ आ जाती है, ट्रैवलिंग। आपने किसी तरह अपनी बहुत कम बजट में अच्छी ट्रैवलिंग करनी हो तो आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। आपने कहाँ से सेव किया आपने, क्योंकि मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का, मैं कहती हूँ मैं किसी से नहीं मांग रही, लेकिन मैं अपनी ट्रैवलिंग के लिए छोटा मोटा करती रहती हूँ, चाहे मैंने बेड एंड बाथ वो जो होता है उसमें ही रहना हो, लेकिन मैं उसके भी बजट बनाया होता है कि हाँ इतना करेंगे, इतना स्पेंड करेंगे तो इतना हो जाएगा। आप कुछ कहते? हाँ, मेरे जहन में क्या बात है ट्रैवलिंग पे मैं, हाँ सॉरी, लाइफ स्किल्स पे जो उन्होंने बोला ना, अभी इस पे एक रिसर्च हुई है कि इस वक्त दुनिया वाले सब भाग रहे हैं, डाटा एनालिटिक्स पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, सोशल मीडिया, लेकिन ये जो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन और ये स्किल्स है ना, इस पे यूएस यूरोप में इतनी डिमांड बढ़ गई है, ये लोग कैश सेल पकड़ते हैं। मेरा एक दोस्त है यूरोप में, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने कहा मैंने प्लम्बर को बुलाया, उसने एक दिन का इतना अमाउंट चार्ज किया और अपनी मर्जी से आया और फिर सारा कैश लिया। तो बोला, वो लड़का बहुत तेज है, उसने फौरन कैलकुलेशन की, उसने कहा इसकी टेक होम पे मुझसे ज्यादा है। बोला मैं इतना बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। डिमांड है कनाडा में, बहुत डिमांड है। नॉट इवन कनाडा, आई थिंक एवरी फॉरेन कंट्री प्लम्बिंग है, ये सब चीजें इनकी बहुत, इलेक्ट्रिशियन, हाउस कॉल, नर्सिंग, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो ये स्किल्स भी आना बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और आपने ये सही कहा कि सफ़र तो वसीला ज़फ़र होता है, वो तो सफ़र में जितना हमने सीखा है ना, मैं तो खुद कहता हूँ वो शायद मैंने स्कूल कॉलेज में कहीं नहीं सीखा। मैंने भी।
और यानी आपको हर बार मैं तो एयरपोर्ट पे ट्रैवल करता हूँ, कोई ना कोई नई लर्निंग होती है, एक से एक चीज हम सीखते हैं। बिल्कुल, आप नए लोगों से मिलते हैं, आपको नई चीज़ें पता चलती हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हम जब स्पेंड भी कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट अपने घर के लोगों को ज़रूर उसमें इन्वॉल्व रखें कि आप क्या स्पेंड करें, कहाँ इन्वेस्ट करने लगें। ये बड़ा होता है। आप मुझे बताएं कि हम इन्वेस्ट तो करें, हम अपने पार्टनर को भी नहीं बता रहे, हम अपने बच्चों को भी नहीं बता रहे, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, हम ना अगर कभी हो जाए ना, जैसे अभी बात हो रही थी हमारी कि इफ यू नो वन ऑफ द पार्टनर पासेस अवे, तो बड़ी मुश्किल में पड़ती है, बहुत मुश्किल पड़ जाती है बच्चों को, बीवी को, या यू नो द वाइस, कोई भी हो, वाइस वर्सा है, किसी को भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप हर चीज अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसमें सबसे पहले तो एक रिस्क मैनेजमेंट में मेरी एक आंटी थी, वो अपने सारे बच्चों को एक प्लेन में भेजती नहीं थी, अलग-अलग बोला ये रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट ये बिल्कुल सही, फैमिली साथ नहीं आती, यू नेवर नो। और हम इसको बिल्कुल सामने रख के बात करें कि ये होता है। बड़ी-बड़ी कंपनीज अपने सारे डायरेक्टर्स को एक प्लेन में नहीं जाते, उनकी स्ट्रैटेजी ही नहीं है ये कि वो इतना प्लानिंग से चलते हैं कि वो नहीं। जो आपने कहा ना, देखिए आदमी फिर भी अगर रहता है और अगर उसकी पार्टनर चली जाती है तो उसको पता होता है उसने क्या मैनेज करना है और कैसे करना है। औरत जो घर में बैठी है ना, उसको कुछ भी नहीं पता मेरे मियाँ के कहाँ इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, क्या हुआ है, मैं किधर जाके बात करूँ। हर चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट कर दी हुई है यहाँ पे, हमारे मुल्क में भी है। एक लेटर बनवाना, 3-4 औलादें अगर इधर उधर रह रही हैं तो उनको इकट्ठा करके वो साइन लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और पता ही नहीं है माँ बाप, आपको पता होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं और आपने बेनिफिशियरी किसको बनाया है। मैंने अभी आपको ब्रेक में ही बोला था ना कि लास्ट वीक मैंने अपनी वाइफ से ये सवाल किया, मैंने कहा अभी अगर मैं चले जाऊं दुनिया से तो तुम क्या करना है, तुम्हें नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या करना है। मैंने उसको सिखाया, वो हैरान रह गई। मैंने कहा तुम्हें ये सारे काम करने। इसी तरह अब मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, मैं कहता हूँ अगर किसी को मरने के बाद भी टीचिंग करनी है तो ऑनलाइन टीचिंग करें। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला मेरे ऐसे कुछ कोर्सेज हैं कि जो अभी अगर मैं चले जाऊँ ना तो अगले 5 साल तक उसका कोर्स चेंज नहीं होगा, वो चलते रहेंगे। और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल को कोई तुम्हें और बेवकूफ बना दे। बोला तुम्हें पता होना चाहिए ये कोर्स अगले 5 साल तक। आपने बड़ी पते की बात की है। ऐसे सारे हो जाए ना, पूरी दुनिया को बता देंगे, बस बीवी को ही नहीं बताएंगे हमने क्या रखा हुआ है। लेकिन ये बीवियों की भी गलती है, वो भी सिर्फ खाने पकाने में और बच्चों में इंटरेस्ट लेती हैं, उनको भी आना चाहिए। नहीं, मैं बताती हूँ इसकी और वजह क्या है। एक तो वो इंटरेस्ट ही लेती हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल मैं आपसे सेकंड करूंगी कि आपके साथ कि वो नहीं इंटरेस्ट लेती हैं। अच्छा कर लेगा, मैं क्यों करूँ, मैं इन चीज़ों में क्यों पढ़ूँ। बात ये कि एक तो ये बात, और एक तो बीवियों को इसलिए भी डरते ना बताते हुए कि वो कहेंगे निकालो, डिमांड करने लग जाएंगी। बिल्कुल, अब मुझे ये लेके दो, अब ये करो, तुम्हारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कहाँ रखी है, ये देखो ना, हम देखो। एक ट्रस्ट की बात भी होती है, हमें एक ट्रस्ट भी डेवलप होना चाहिए। हमारे माशाल्लाह 20-22 साल से हुए मैरिड, हमने एक खास हमारी कबर्ड में जगह है जहाँ हमारे पासपोर्ट से लेके खुदा के लिए इतना मत बताएं, आपने इधर इसी रोड से घर पहुंचना है। नहीं वो मतलब वी नो, बल्कि कल भी वो पता होना चाहिए। She was asking me about some investment कि भाई ये करें ना करें, she asked me and फिर हमने इस पे बात की। तो आप सही कह रहे हैं कि मैंने वो जो बात की पार्टनरशिप है बेसिकली, and this is how you go। अच्छा, आई बिलीव जब शादी कर रहे होते हैं ना तो पार्टनरशिप के स्टार्ट में ना सारी चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग को किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, आइदर बच्चों की प्लानिंग हो या सारी जितनी भी आती हैं, तो शादी के स्टार्ट में डिस्कस कर लो तो आगे ज़्यादा इजी होता है। अच्छा, छोटे मोटे बिजनेसेस पे मैं चाहूँगी कि हम दोबारा बात करें, क्योंकि छोटे मोटे बिजनेस आपको करने चाहिए। अब जैसे लोगों ने आजकल एक नया स्टार्ट किया कि छोटा सा एक कैफ़े खोल लिया, अब उसमें भी ये कि आपको पता होना चाहिए, लोग बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये सर्विस इंडस्ट्री ना, तो नेचुरली देखिए जो भी सर्विस इंडस्ट्री होती है वो तो बाय वर्ड ऑफ माउथ आपकी रेपुटेशन बिल्ट होती है, आप डिलीवरी करते हो, लोगों को पसंद आता है, तो फिर ही आपका काम चलता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एकदम से ओवरनाइट जो हम कह रहे हैं ना वो रिजल्ट्स नहीं आते। अच्छा, ATM कार्ड रखना बेहतर है या कैश ज्यादा घर में रखना? ATM कार्ड, इस पे हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल टिप्स पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और बहुत अच्छे से हमें सबने एक्सप्लेन किया कि कैसे आप अपने आप को, ATM कार्ड होना चाहिए या घर में कैश होना चाहिए, खर्चा ज़्यादा किस में होता है?
देखें ऑब्वियस सी बात है, कैश जब होता है तो मैं यही कहता हूँ कि हाथ में फिर खुजली होती है तो फिर आपको स्पेंडिंग बढ़ जाती है। लेकिन फिर ऑनलाइन बैंकिंग भी तो आ गई है। क्रेडिट कार्ड्स और जो डेबिट कार्ड्स हैं वो भी इक्विवेलेंट चल रहे होते हैं, वो भी ऐसे ही चल रहे थे, स्पेशली क्रेडिट कार्ड, उसमें तो आप लोन ले रहे होते हो तो लेकिन हर शॉप पे मशीन भी तो है, लेकिन घर से निकल के जाना ये एक टेंशन है। इसमें यह है कि आप अपनी एक प्लान बनाएं, एक बजट बनाएं कि भाई इन ये आपकी बाउंड्रीज हैं, इससे आगे आपने क्रॉस नहीं करना, ये आपके इन ब्रांड्स पे ही रहना है, इसी लिमिट के अंदर रहना बिल्कुल, है। और अपने टारगेट्स बनाएं कि आपने एक कोई अच्छी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है और उस इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक्यूमुलेट कर रहे हो। अब जैसे छोटी सी हर घर में राशन आता है, आपकी ग्रोसरी आती है, ज़ाहिर है सब घर में हाउस हेल्प है, अगर आप हाउस हेल्प पे छोड़ देंगे ना तो वो राशन आपका मिनटों में खत्म हो जाएगा। अगर आपने ये बता दिया ना कि ये राशन इसी डेट को लिया था, अब अगली इस डेट से भी 2 दिन ऊपर जाना चाहिए, आप देखें कैसे नहीं आता वो राशन उसी डेट पे फिर आएगा। वही मॉनिटर करना ना, जो बात की ना मुस्तफा ने कि आप बजटिंग करें, आप ना कंपार्टमेंट्स बना दें कि ये ग्रोसरी का है, ये चले अपैरल पे है, ये बाहर खाना खाने पे, ये एंटरटेनमेंट पे, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बजटिंग करेंगे ना तो फिर आपको पता होगा कि अगर नेक्स्ट मंथ आएगा कि आपने कहाँ एक्सीड कर दिया तो आप फिर नेक्स्ट मंथ उधर कम कर दें। इस तरह से चलना नहीं, रोल ओवर तो कार्ड्स का ये फायदा होता है कि आप ट्रैक भी कर पाते हो, ट्रैक कर पाते हो कि आपने कहाँ कितना खर्चा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज रेज करूंगा, देखें आप बेशक ब्रांड पे ना जाएं लेकिन क्वालिटी पे जरूर जाएं। क्वालिटी पे जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करता हूँ कि भाई आप नॉर्मल जो फार्मी अंडे छोड़ के देसी अंडों पे आओ, वो आपकी हेल्थ, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ जो जिस क्वालिटी के आ रहे हैं वो सॉरी टू से हम बोल भी नहीं सकते। देसी अंडे खाना ही जरूरी है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसको जरूर, वो आपकी हेल्थ से कनेक्टेड। चिकन भी देसी होनी चाहिए, देसी होनी चाहिए। कढ़ाई नहीं बनती ना देसी मुर्गी की, सिर्फ शोरबा बनता है। नहीं, ये बहुत अहम बात है, यानी चीजें लोगों को हमें एजुकेट करने की नीड है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अपने खर्चों को थोड़ा सा लिमिटेड करें। मैंने ये देखा है, जो आप ब्रांड्स की बात करें ना, हम देखा देखी में भी बहुत खर्च रहे हैं। अगर मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बहुत अच्छा सूट गिफ्ट किया है और अगर मेरी वो कैपेसिटी नहीं है या मेरे वो अखराजात ऐसे नहीं, तो मैं अपनी ही कैपेसिटी में रह के उसको वो तोहफा दूंगी ना। यहाँ देखा देखी बहुत हो गई है। वो कहते हैं ना, अपनी पाँव फैलाओ जितनी आपकी चादर है। बिल्कुल। आजकल ना कंज्यूमर्स का माइंड इस तरह सब देख रहे हैं, वो सबलिमिनल मार्केटिंग, हिप्नोसिस, मतलब डिफरेंट वेज में एडवर्टाइजमेंट करके ना कंज्यूमरिज्म और बढ़ा रहे हैं ताकि हम खरीदें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो आपके है बजट है, आप उसी में रह के करो, आप कंपटीशन में नहीं आओ। अब मैंने जब बात की थी सोशल मीडिया की वजह से, आई थिंक बहुत लोग कंपटीशन में आ गए कि अगर किसी ने एक ने कुछ किया तो अगर एक पार्टी किया तो मैं उससे बढ़ के पार्टी करूंगा, अगर उसने ये किया तो मैं उससे बढ़ के करूंगा। वी शुड नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप, वो बहुत गलत हो जाता है। अपनी बजटिंग को देखें कि आप अच्छा कितना ही आप लोगों को खिला देंगे ना, तो हफ्ते में 4 दफा भी खिलाएंगे ना, वो फिर भी कहेंगे 5वें दिन आज नहीं बुलाया। ये खुश तो कभी कोई नहीं होगा आपसे। तो आपने देखना है कि हालात आपने देखने ना कि आपके बच्चे, अभी आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट करना है, अभी उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी जॉब्स नहीं है, तो आपको अपने हालात देखिए, अपने अखराजात देखने चाहिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम अभी हम कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हम वी गोइंग टुवर्ड्स द एंड। एजुकेशन के लिए किस तरह जमा करना शुरू करें, क्या क्या पॉलिसीज हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बता दें। एजुकेशन के लिए तो कहते हैं ना, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बहुत निकली हुई हैं, जो माय हस्बैंड आल्सो जस्ट मेंशन कि दे आर वेरी गुड स्कीम्स एक्चुअली। जब बच्चा पैदा होता है, अब उसी वक्त अगर आप इन्वेस्ट कर दें तो आई थिंक 15-20 ईयर्स के बाद जब उसका वो टाइम आता है, उसको बाहर पढ़ने जाना है या उसे किसी यूनिवर्सिटी में इधर जाना है, यहाँ भी व्हाटएवर, तो आपको पैसे रियलाइज हो जाते हैं। यहाँ पढ़ना भी तो अब आसान नहीं रहा ना, फीसेस तो हमें उतनी ही देनी पड़ी। आपका बच्चा लम्स में पढ़ा, यू कैन तो वो प्लान जो ना, जब वो बच्चा पैदा होता है उसी वक्त से आप करने लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह नेचुरली अगर बेटियां तो आपको होता है जहेज वगैरह के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने लग जाओ, बिकॉज गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। दीज आर स्मॉल टिप्स आई थिंक, जो बच्चे अब फैमिली वे में आप आते हो तभी आप अगर उसको कंसिडर करने लग जाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। एजुकेशन पे या वैसे आप वैसे बताओ कि अगर आपने कोई छोटा सा काम भी करना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, क्या नए आइडियाज़ हैं लोगों को दे सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये है कि सेविंग्स के लिए ना आपको स्किल्स, एजुकेशन ज़रूरी है लेकिन साथ के साथ आपको स्किल्स भी करनी है। अगर कोई लड़की है वो घर पे भी बैठी है ना, तो वो भी स्किल सीख सकती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि अब कुछ ऐसे
कोर्सेज भी आ गए हैं। आपने अगर डिग्री बीए की ली हुई है तो उसके अलावा आप शॉर्ट कोर्सेज भी कर सकते आप हो। कोर्सिया है, गूगल है, इसमें इतने सारे कोर्सेज हैं जो आप फ्री के ले सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी। और अगर आपको ये नहीं करना, आपका दिमाग नहीं चलता, आप सिंपल सी एक लड़की, आप दिमाग सिर्फ लॉन के कपड़ों में चलता है। मैंने देखा है लड़कियां आप डिजाइनिंग करने लग जाओ ना, एक्सटेंशंस, नेल एक्सटेंशंस, वो सब देखिए ये भी एक बिजनेस है भैया, आप छोटा मोटा ये भी लाइक चार्जिंग डबल, और उससे प्रॉफिट इतना अच्छा बना रही है, और वो आप घर बैठे भी कर सकते हो। ठीक, सही जी। अच्छा, मैं आपको रिटायरमेंट पे, आपने कहा था रिटायरमेंट पे एक चीज होती है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हमारे मैं एक बुक में पढ़ रहा था, उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी हुई थी कि एक बंदे को 10 साल पहले 2014 में 1 करोड़ मिले रिटायरमेंट के टाइम। उसने क्या करा, उसने एक वैल्यू फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और उस वैल्यू फंड में 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद हर महीने 50,000 रुपए विड्रॉ करने लगा, और साल में एक बार वो 7% इंक्रीमेंट भी देता था। यानी अगर इस साल 50,000 किया तो अगले साल 50,000 से 7% ज्यादा विड्रॉ करेगा मंथली बेसिस पे। आज 10 साल गुजर गए, जरा सुनिएगा, आज उसकी विड्रॉल का अमाउंट हो गया 1 लाख रुपीस, और टोटल वो 80 लाख उस फंड में से विड्रॉ कर चुका है। अब जरा आप सोच के बताएं उस फंड में अभी भी कितना पड़ा होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कितना पड़ा होगा, आप गेस करें। अच्छा, क्या 2 करोड़ 75 लाख अभी भी पड़े। यू थिंक कि हमें ये जो हम लोन्स ले लेते हैं, हाउस लोन्स लेते हैं, ये सब लेने चाहिए? देखो ये तो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस के ऊपर कि इफ यू नो यू कैन नॉट अफोर्ड एंड यू वांट टू बाय अ हाउस देन नेचुरली यू विल गो टुवर्ड्स फाइनेंसिंग थ्रू बैंक्स एंड ऑल। तो वो उस तरह से, हाँ, मगर बात सारी जो मुस्तफा ने कहा था, रेंट से बचें, बिकॉज यू नो रेंट आपका, आई थिंक इट ईट्स अप इनटू योर इनकम। हाँ, अब इस पे एक मैं कंपैरिजन बताता हूँ कि रेंट में अल्टीमेटली घर भी आपका नहीं होता और फिक्स कॉस्ट भी आपके गले आ जाती है, जबकि अगर आपने फाइनेंस करा हुआ है तो अल्टीमेटली घर तो आपका टाइटल तो आपके पास आ जाएगा ना, वैल्यू बढ़ेगी तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा। बिल्कुल, और जो रेंट पे ही रह रहे हैं उनकी तो मुझे लगता है। अच्छा, एक डिफरेंस है एक वेल्दी होने में और रिच होने में। यहाँ पे लोग रिच दिखना चाहते हैं, वेल्दी नहीं दिखना चाहते। गाड़ी हो बड़ी, अच्छे कपड़े हो, कह तो रही हूँ, देखा देखी। आपने कहा कॉपी ले लें, अगर आप ब्रांड नहीं ले सकते, मुझे लगता है आप कॉपी भी ना लें। क्यों आपने लोगों को दिखाना है कि जी मैंने ये बैग पकड़ा है? भाई आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप नहीं ले सकते। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके ना। आई ऑलवेज बिलीव कि ब्रांड्स डोंट डिफाइन यू, यू शुड डिफाइन द ब्रांड। द ब्रांड शुड बी लाइक यू नो दैट यू आर कैरिंग। आई एम अ ब्रांड, मेरे जो मैं पहनूंगी, मैं ट्रेंड सेटर हूँ, मैं जो पहन रही हूँ वो ब्रांड बन जाए। बात ये कि जो कॉपी की बात की ना, कॉपी वालों को भी पता है कि ये सारी औरतें अंदर से खाली हो चुकी हैं, इन्होंने एक दूसरे को शो मारनी है, जलाना है, चलो जी कॉपीज बनाओ। उनका बिजनेस चल रहा है। अब हम उनके बिजनेस को कुछ नहीं कहना चाहते, बेचें आपने जितनी कॉपी बेचनी है, पर ये है चीज़ कि लोगों ने इसलिए भी पहनना है कि उन्होंने दिखाना है। अच्छा, आमना एक और चीज़ कि म्यूचुअल फंड्स पे आप बात कर रही थी कि उस पर रिटर्न कम है, तो मेरा ये है कि पर्सनली मैंने मीडियम रिस्क वाले भी लिए हैं, जो स्टॉक, हाँ जो स्टॉक बताएं ना, हाँ जो स्टॉक फंड्स होते हैं, तो उसमें रिटर्न अच्छा मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए उसमें रिटर्न अच्छा होता है, तो उसमें इन्वेस्ट करना। लेकिन उसकी वही एक चीज़ बता दें कि आपका कितना अमाउंट होना चाहिए जो अपना डिपॉजिट करना है, बेसिक अकाउंट 5 लाख रुपीज या इस तरह का कुछ होना चाहिए, या उससे भी आराम से। आपने कहा बस 5 लाख, ये उनके लिए बताएं जिनके पास कम इनकम मुझे है। अच्छा, ये तो आइडिया, हाँ, लेकिन आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च करें, लेकिन उसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। और जो मैं कमेटियों की बात कर रही हूँ, ये इसलिए कर रही हूँ कि ये एक्सपीरियंस है मेरा कि कमेटी आपको फ़ायदा देती है, पर वो ये होता है कि मैंने अभी कुछ रिसेंटली सुना है कि अगर आपकी आखिरी में, मुझे होता था आखिरी मिल जाए, लेकिन तब तक तो रेट चेंज होता जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ, तो मैंने अब जल्दी लेना शुरू कर दिए। उसमें ये करें मंथली आप कंट्रीब्यूट, आपको फिर कोई एसेट अपना ले सकते हो, ले सकते हैं घर में कोई जरूरत है। और अगर ये तो हम बात करना कि हम सोचे हम कमेटियाँ डाल रहे हैं, ये लोग भी कि जो आसपास पड़ोस में जो एक हाउस हेल्प वाले भी रह रहे हैं या कोई मीडियोकर फैमिलीज़ हैं, जैसे हम मीडियोकर फैमिलीज़ हैं, आप छोटी मोटी कमेटियाँ डाल लें अपनी सेविंग्स के लिए। मैंने उस दिन कहीं शो पे कहा कि जी मैं ईद पे 300 रुपीज़ बांटती हूँ बच्चों को, कड़क कड़क नोट, ताकि एक होता है ना एहसास होता है कि चलें जी बच्चों को ईदी मिल रही है। भाई लोगों ने नीचे कमेंट्स क्या किए, मैं प्लीज़ वो मेंशन करना चाहती हूँ। ये भी अगर 300 देंगे, हम जैसे 500 दे देते हैं, भैया आप जैसे कौन, मैं जानना चाहती हूँ। 300 देने का मकसद ये कि जो लोग बिल्कुल ही नहीं देते, बच्चों को ये दिखाना है कि आपको ये 100 रुपीज़ की वैल्यू होनी चाहिए, आपको ईदी मिली है। उस पर भी लोगों ने सोशल मीडिया पे बस लोगों को कुछ चाहिए कि हम बोलें। उन्होंने मेरी जो की है कि ये देखें कंजूस 300 देती हैं, इनको देखो ये तो दे सकती हैं, लाखों में दे सकती हैं, मैं नहीं दे सकती लाखों में। जो एक चीज़ है, जो अभी हम ये बात कर रहे थे, ये बात करने का मकसद ये था कि बच्चों को वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग
वैल्यू ऑफ मनी ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आप उनके हाथों में हज़ारों नोट दे देंगे ना तो कहेंगे चलो जी इजी मनी है, ये तो आराम से उड़ाओ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी डिस्कशन रही। प्लेजर टू हैव यू ऑन माई शो। बहुत ख्याल रखें, आपको कैसा लग रहा है शो, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं जो कि आप दे ही रहे हैं टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे। कीप गिविंग इट। अच्छा लगता है बात करना, अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, और आपका क्रिटिसिज्म हंस के हम जो है वो कबूल करते हैं, लेकिन जवाब तो मैं फिर भी देती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मिलेंगे। खुदा हाफिज़।